नमस्कार मेरे सहपाठियों, मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, शुभ संध्या, स्वागत है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के 5वें दिन। एक बड़ा सब्जेक्ट, बड़ा वेटेज, बट जैसे कि कहा गया है ना, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी नहीं, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। वो फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ दोनों बातें सच हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स बड़ा सब्जेक्ट भी है, लंबा सब्जेक्ट भी है। फ्लूइड मैकेनिक्स इज गुड वन। वीडियो विल प्ले आफ्टर एड्स। ऐसा क्यों भाई, जबरदस्ती है क्या? ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी जबरदस्ती है? सर आपने ही लगा रखे हैं ऐड, ठीक है? तुम नाटक करना बंद करो। आपने चैनल का मोनेटाइजेशन जब से किया है, नॉन स्किपेबल एड्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं लगा रखा है कि सिर्फ नॉन स्किपेबल एड्स दिखाए यूट्यूब। मैंने बाय गॉड की कसम, मैंने बस मोनेटाइजेशन ऑन किया है। मैंने यूट्यूब को ऐसा कुछ फोर्सफुली नहीं बोला है कि आप नॉन स्किपेबल एड ही दिखाएं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत शुभ संध्या। आइए और पढ़िए मेरे साथ विस्कस फ्लो। मैं हूं मारुत तिवारी। मैंने मास्टर्स किया है आईआईटी खड़गपुर से। 2013 बैच का टॉपर रहा हूं मैं। 1875 डेज बुक का ऑथर भी हूं मैं। दिस इज ऑल अबाउट मी। एंड 10 साल से गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के लिए 30-40 हजार से भी ज्यादा एस्पायरेंट्स को गाइड कर चुका हूं, मेंटर कर चुका हूं। एंड 3 साल से गेट का एक बेंचमार्क बैच, मिशन डबल डिजिट रैंक, रन कर रहा हूं इंडिया के एक बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अब मेरे सारे बैचेस आपको अनमैचेबल प्लेटफॉर्म पर मिला करेंगे। शुरुआत मैंने की है एक गेट 2023 के प्रैक्टिस प्रोग्राम से। 45 दिनों के इस प्रैक्टिस प्रोग्राम में आपको ऑसम प्रैक्टिस सेशंस मिलने वाले हैं, ऑसम टॉपिक वाइज टेस्ट्स एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट्स एंड फुल लेंथ टेस्ट्स। 2,500 से 3,000 बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन, और ये सब कुछ अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 499 में। बहुत दिनों बाद। अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन में, हाँ, मैंने थंबनेल में भी लिखना शुरू में अवॉइड किया था, लेकिन फिर लिखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बीच बीच में कोई ना कोई आके पिंच करने लग जाता है कि सर आप क्यों नहीं बताते कि इसका मतलब आपका है ही नहीं गेट रैंक वैंक। तो इसलिए मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि भाई थंबनेल में ही देख ले इंसान। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो www.unmatchable.in पर जाओ और 499 में ये अवेलेबल है। ये एक अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि हर दिन शाम को मैं जिस टॉपिक की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, अगले दिन दोपहर में उसी का टेस्ट होगा। फिर किसी टॉपिक का मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं शाम को, और अगले दिन दोपहर में उसका टेस्ट होगा। फिर किसी टॉपिक की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और अगले दिन दोपहर में उसका टेस्ट होगा। तो सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज देकर आपको ये नहीं कह दिया जा रहा है कि जाओ और आपकी मर्जी, आप करो ना करो। आपको आपके साथ एक मेंटर, एक टीचर तैयार है लगने को, और वो कहता है कि आओ साथ में मिलकर करते हैं ये तपस्या। और इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये इसको एनरोल करने का लिंक। गो अहेड एंड एनरोल इनटू इट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टीज से शुरू हुआ था ये सफर, फ्लूइड स्टैटिक्स में गए हम लोग, फिर हमने फ्लूइड डायनामिक्स सीखा, और फिर हमने फ्लूइड डायनामिक्स सीखा। फ्लूइड मैकेनिक्स का साइंस वाला पार्ट ओवर हो गया वहां पर, और इसीलिए हम बार 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 फ्लूइड बोलते रहे। फ्लूइड प्रॉपर्टीज। सेकेंड चैप्टर को हमने बोला फ्लूइड स्टैटिक्स। थर्ड चैप्टर को हमने बोला फ्लूइड काइनेमेटिक्स।
थर्ड चैप्टर को हमने बोला फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फोर्थ चैप्टर को हमने बोला फ्लूइड डायनेमिक्स। मोर और लेस फ्लूइड मैकेनिक्स का वो पार्ट जो साइंस है वो खत्म हो चुका है। समय है कि अब फ्लूइड से बाहर निकल कर आया जाए, अब फ्लूइड से बाहर निकल कर आया जाए और फ्लो में एंटर किया जाए। अगर फ्लो हम इस ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन को फॉलो होते हुए मान सकें, इनकॉम्प्रेसिबल प्लस इनविसिड, एक्चुअली इनविसिड और इनकॉम्प्रेसिबल को की कॉम्बिनेशन को हम आइडियल कहते हैं और उसको शायद हम डील भी कर चुके हैं। चौथे चैप्टर में आपने ठीक ठाक देख लिया है इनविसिड और इनकॉम्प्रेसिबल का कॉम्बिनेशन। बट अगर हम इनविसिड और इनकॉम्प्रेसिबल के कॉम्बिनेशन के बजाय इनकॉम्प्रेसिबल और इरोटेशनल का कॉम्बिनेशन देखें, वैसे मैं इनविसिड और इनकॉम्प्रेसिबल ही कहना पसंद करूंगा, क्योंकि ऐसा प्रूव किया जा सकता है कि इनविसिड और इरोटेशनल दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन ऐसा प्रूव किया जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत 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 क्लोज हैं। तो अगर आप इनविसिड और इनकॉम्प्रेसिबल का कॉम्बिनेशन देख सकें तो शायद आप आइलर्स इक्वेशन यूज कर सकेंगे, शायद आप बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर सकेंगे। लेकिन रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो में आप जानते हैं कि फ्लो इनविसिड नहीं हो सकता, और इसलिए पहला अजम्पशन आप ड्रॉप कर देंगे, फ्लो को आप स्टिल इनकॉम्प्रेसिबल मानते रहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल ट्रीट नहीं कर सकते आप। यू कांट ट्रीट द फ्लो टू बी इनकॉम्प्रेसिबल। फ्रैंकली स्पीकिंग एक मोस्ट जनरल केस ऐसा होना चाहिए। वैसे अच्छी बात यह है, गुड न्यूज ये है कि ज्यादातर इवन रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को या तो सिर्फ विस्कस मानकर या सिर्फ कॉम्प्रेसिबल मानकर ट्रीट किया जा सकता है। उसका कारण यह है कि जब लिक्विड्स में हम होते हैं तो विस्कस इफेक्ट्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन लिक्विड्स को जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को या फिर हनी के फ्लो को या फिर वाटर के फ्लो को स्टिल लार्जली इनकॉम्प्रेसिबल ट्रीट किया जा सकता है। और गुड न्यूज ये है, वैसे तो रियलिटी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए जितनी कॉम्प्लिकेटेड ये कॉम्बिनेशन है। वैसे तो रियलिटी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए जितनी कॉम्प्लिकेटेड ये कॉम्बिनेशन है, विस्कस प्लस कॉम्प्रेसिबल। फ्लो विस्कस भी हो और फ्लो कॉम्प्रेसिबल भी हो। द फ्लो हैज गॉट टू बी विस्कस आल्सो एंड द फ्लो हैज गॉट टू बी कॉम्प्रेसिबल आल्सो। The reality is actually going to become this much complicated. But इनमें से कोई एक कॉम्प्लिकेशन के साथ या तो लिक्विड्स को या हाई वेलोसिटी पर गैसेस को डील किया जा सकता है। अब जैसे लिक्विड्स के ज्यादातर फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल ट्रीट किए जा सकते हैं, विस्कस इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। गैसेस के हाई वेलोसिटी के फ्लोज में कंप्रेसिबिलिटी को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन विस्कस इफेक्ट लगभग ना के बराबर होते हैं। विस्कस इफेक्ट आर ऑलमोस्ट जीरो। माय डियर फ्रेंड्स, फ्लूइड मैकेनिक्स की साइंस और थ्योरीज से बाहर आकर लेट्स डील विद flows now. Of course, ये हमारे स्कोप से बाहर है, बियॉन्ड
our scope of analysis. सीक्वेंशियली चले तो पहले हमें पोटेंशियल फ्लो कवर करना चाहिए, फिर विस्कस फ्लो। लेकिन यहां पर सीक्वेंस को थोड़ा सा तोड़ेंगे। विस्कस फ्लो एक बड़ा चैप्टर है तो उसको आज करेंगे, और पोटेंशियल और कॉम्प्रेसिबल छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो उन्हें एक साथ कंबाइन करेंगे कल की क्लास में। Because viscous flow is a big chapter, so we will cover it today. And compressible flow and potential flow are smaller ones, so we will be covering them in one combined session. Good evening, good evening, good evening. So, people, let us go ahead and try building the story of building the story of viscous flow. In the viscous flow, the very first story is going to be the story of फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। कल मैंने आपको बोला था कि जैसे आपने आयलर्स इक्वेशन सीखा है वैसे ही आयलर्स इक्वेशन में आप विस्कस फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विस्कस फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर रहे थे। इन आयलर्स इक्वेशन वी हैव बीन नेग्लेक्टिंग विस्कस फोर्सेस, है ना? एक सेकेंड। नाउ इट सीम्स गुड। तो आयलर्स इक्वेशन जब तक हमने ट्रीट किया तब तक हम न्यूटन सेकेंड लॉ को लिखते समय याद है ना आपको? आयलर्स इक्वेशन माइनस del p by del x plus bx is equal to rho fx minus del p by del y plus by is equal to rho fy minus del p by del z plus bz is equal to rho fz। बस आइलर्स इक्वेशन में अभी तक आप क्या कर रहे थे? प्रेशर फोर्स काउंट कर रहे थे और बॉडी फोर्स काउंट कर रहे थे, लेकिन विस्कस फोर्सेस काउंट नहीं कर रहे थे। In Euler's equation, we counted pressure forces and we counted body forces, but we did not count the viscous forces. ऐसा प्रूव किया जा सकता है pressure forces will be equal to minus del p by del x into volume। ऐसा प्रूव किया जा सकता है body forces will be equal to bx multiplied by volume। ऐसा प्रूव किया जा सकता है mass will be density into वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मैं प्रूव नहीं कर रहा, बट ये तीनों तो मैंने प्रूव करवाए हैं अलग से। ऐसा प्रूव किया जा सकता है दैट विस्कस फोर्स एक्स डायरेक्शन में होगा म्यू डेल टू डेल स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ने वॉल्यूम को वॉल्यूम से वॉल्यूम तक, वॉल्यूम ने वॉल्यूम को वॉल्यूम से वॉल्यूम तक मार दिया, एंड रिजल्टिंग इक्वेशन कहलाती है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। जो आपने आइलर्स इक्वेशन सीखी थी वैसे ही आपको मिलने वाला है रिजल्टिंग इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड आइलर्स इक्वेशन। ध्यान से समझियो। सॉरी, रिजल्टिंग इक्वेशन कॉल्ड नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। ऐसे ही आप y डायरेक्शन में लिख सकते हैं। सिमिलरली यू कैन राइट इन y डायरेक्शन म्यू del 2 ऑफ v प्लस by is equal to rho into fy। अब तो उसके बिना कुछ नहीं सोच सकते। Sir ji, besides that mirchi technique, is there any way to control sleep in winter? Winter, yes. Just tie your hairs with some belt. Just tie your hairs into some belt and then tie that other end of the belt tightly into the wall. And the moment you are going to get the sleep, the belt will get tight and you'll be like, "Kaun hai bhe?" And then you'll be like, "Main hi hu." I have not completed this part comprehensively. Shall I continue? You can continue, but again, completing it comprehensively from my classes is something that is unmissable. Without losing hair, any method? No, मुझे माफ करो वेंकट। Mirchi method is the best method, that whenever you have
Keep coming, then just take a bite of green chili. Take a bite of, greenest chili, and immediately you will feel नींद दोबारा आपके आसपास आने से पहले सोचेगी यार नहीं, नहीं, ना. दिस इज कॉल्ड Navier-Stokes इक्वेशन. इसे कहते हैं Navier-Stokes इक्वेशन व्हेन वी आर कंसिडरिंग द फ्लो happening between parallel plates, when we are considering, again, जिसने मेरे comprehensive courses से ये टॉपिक नहीं कवर किया है, it is unmissable. It is unmissable, believe me. Why? Black coffee, वो सब तो नुकसानदायक चीजें हैं. हरी मिर्च क्या नुकसान करेगी? टी, ब्लैक कॉफी, मुझे तो चाय पी के और मतलब नींद नहीं आ रही होती, मैं चाय पी लेता हूं, नींद आ जाती है. ये सब पता है साइकोलॉजिकल. आप मानोगे तभी ऐसा होगा, आप नहीं मानोगे तो नहीं होगा. ज्यादा एग्जैक्टली exactly. खासकर बेल्ट का मेटल वाला हिस्सा दीवार में बांधे ताकि वो ज्यादा फोर्स होने से जब वो टूटे तो आपके ऊपर ही आकर पड़े. चलो अभी 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 एकदम कमेंट बॉक्स से बाहर आ जाओ, कमेंट बॉक्स से बाहर आ जाओ, सभी लोग बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ. तो जब हम फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स के लिए नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को यूज करेंगे, जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव ना भी किया हो वो भी देखते रहे, उन्हें भी ठीक ठाक समझ में आ जाएगा. आई विल मेक श्योर कि आपका गेट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. आई विल मेक श्योर दैट मच. सो one thing is very clear, that at one given section there is no reason that pressure changes are going to happen, and therefore del P by del Y must become zero. But I'm actually going to get it if I simply ignore body forces, and Fy is anyway zero because there is no vertical component present. So if I use the Navier-Stokes equation in the y direction, I get that there is no change of pressure happening in y direction. There is no change of pressure happening in y direction. ध्यान से समझियो एंड कमेंट बॉक्स के बाहर आ जाएं. एंड ये टॉपिक्स बहुत 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 डेलिकेट हैं, इसलिए बहुत अटेंटिव रहें. बी वेरी अटेंटिव. ओके, सो प्रेशर can't be a function of y. And if pressure can't be a function of y, that means pressure must be a function of x only. And if pressure must be a function of x only, I can always replace del p by del x by dp by dx. Replacing del p by del x by dp by dx, and I'm going to have continuity. Say I know that a1 u1 is equal to a2 u2 is equal to a3 u3. So I know that क्योंकि फ्लो एरिया बराबर है, इसलिए u1 is equal to u2 is equal to u3 is equal to u4, and therefore u can't be a function of x. fully developed flow की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी. एंड u अगर x का फंक्शन नहीं हो सकता तो डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा. लोग पता है क्यों नहीं पढ़ाते ये सब? क्योंकि लोग डरते हैं. लोग पता है क्यों नहीं पढ़ाते ये सब? क्योंकि लोग डरते हैं. लोग डरते हैं अपनी ताकत से नहीं, लोग डरते हैं लर्नर्स की समझ ना समझी से. उन्हें लगता है कि लर्नर्स नहीं समझ पाएंगे. मैं उल्टा मानता हूं. मैं मानता हूं कि लर्नर्स में जो तुम्हें कोयला दिखता है ना, वो मुझे हीरा दिखता है. लर्नर्स में जो तुम्हें चकमक दिखती है ना, उसमें मुझे चिंगारी दिखती है. लर्नर्स में जो तुम्हें छोटा सा दीप दिखता है ना, उसमें मुझे उजाला दिखता है. इसलिए मैं कहीं नहीं रुकता, इसलिए मैं कहीं कंसेप्ट्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए मैं कहीं नहीं कहता कि ये सरफेस पे उड़ा के देख लो. Therefore, I say always realize your the best potential. My dear friends,
कंटिन्यूटी से हमें पता चला यू कांट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स. फ्रॉम कंटिन्यूटी वी कम टू लर्न दैट यू कांट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स. इसका मतलब u should be a function of y alone. And of course body forces, मैंने कल आपको बोला भी था, body forces का कुछ खास रोल नहीं रहता है, क्योंकि ये विस्कस फ्लो वगैरह जो हम देख रहे हैं ये एक्चुअली लुब्रिकेंट के लिए है, और लुब्रिकेंट का फ्लो दो चैनल्स के बीच में होता है 0.5 mm और 1 mm लाइक दैट. ओके, इज इक्वल टू रो एफ एक्स. सो बॉडी फोर्स है नहीं रो एफ एक्स में. स्टेडी फ्लो मान लूं मैं तो डेल यू बाई डेल टी जीरो हो जाएगा, एंड यू डेल यू बाई डेल एक्स इसलिए जीरो नहीं होगा कि यू जीरो है, वो इसलिए जीरो होगा क्योंकि फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी, सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी. और लास्ट टर्म क्यों जीरो हुआ? लास्ट टर्म इसलिए जीरो हुआ क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांट एग्जिस्ट. और जब आप कह रहे हो ना वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांट एग्जिस्ट, तो साइड में कहीं टर्बुलेंट साहब खड़े बहुत कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रहे हैं. जब आप कह रहे हो कि यहां पर फ्लो तो पूरा का पूरा, जब आप कह रहे हो कि यहाँ पर फ्लो पूरा का पूरा एक्स डायरेक्शन में है और इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो उधर कोने में खड़े टर्बुलेंट साहब बड़े कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रहे हैं कि आओ आओ कभी हवेली पर, तुम्हें एक्सप्रेस वे पर चलती हुई गाड़ियों को कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर दिखाऊंगा मैं, और तब तुम कहोगे, और तब तुम सेम कहानी मीन्स कंपोनेंट्स बिकमिंग जीरो. सेम कहानी मीन्स वेलोसिटी की जो पिक्चर होगी वो बार 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 रिप्रोड्यूस होती रहेगी. वेलोसिटी की जो भी पिक्चर होगी कंटिन्यूटी से अगर ऐसे नहीं समझ में आया हो, इंटीग्रल कंटिन्यूटी से नहीं समझ में आया हो, मैं डिफरेंशियल कंटिन्यूटी से समझा देंगा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्लूइड मैकेनिक्स की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कंटिन्यूटी प्लस मोमेंटम के किलर कॉम्बिनेशन से एनालाइज ना की जा सके. कंटिन्यूटी प्लस मोमेंटम के किलर कॉम्बिनेशन से एनालाइज ना की जा सके, फ्लूइड मैकेनिक्स की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जब आप इस तरह के स्टेटमेंट बोलते हो, फिर से टर्बुलेंट फ्लो साइड में खड़ा होके हाँ हाँ बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो, क्योंकि टर्बुलेंट को मैं टर्बुलेंट नहीं कहता, टर्बुलेंट को मैं ट्रबल एंट कहता हूं, ट्रबल एंटर्स. Turbulent, 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 turbulenters. Turbulent, 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 turbulenters. जहां ट्रबल एंटर कर जाए वो टर्बुलेंट है, लेकिन उस टर्बुलेंट को उस टर्बुलेंट में जो झुमा दे वो अनमैचेबल. एंड जिन्होंने मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स किया है वो जानते हैं उस टर्बुलेंट में आप एक एपिसोड के बाद अगले एपिसोड पर जाने से खुद को रोक नहीं पाओगे. The story is that mesmerizing. The story is that amazing and mesmerizing. So just in case अगर आपको इंटीग्रल कंटिन्यूटी से नहीं समझ में आया हो, मैं डिफरेंशियल कंटिन्यूटी से बता देता हूं, क्योंकि हमारे लिए फ्लो स्टिल इनकॉम्प्रेसिबल है, बिकॉज फॉर अस फ्लो इज स्टिल इनकॉम्प्रेसिबल. आई हैव समथिंग लाइक दिस, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इसका मतलब है यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. इसका मतलब है डेल यू बाई, इसका मतलब है डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब है यू एक्स का फंक्शन नहीं हो सकता. एक बार फिर से मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी, सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी. फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी, सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी.
And then we come to Navier-Stokes, which is momentum. So एक बारी कंटिन्यूटी आपने समझ लिया, उसके बाद अब बेटा प्लीज ध्यान से समझो, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी रिपीट किया तो सेशन आज का पूरा विस्कस फ्लो कंप्लीट नहीं करवा पाएगा. सो प्लीज बी वेरी 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 अटेंटिव. पहला है इसलिए मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, आगे मैं प्रूव नहीं करूंगा. आगे के जितने भी फ्लोज हैं उनको जरा क्विकली डिस्क्राइब करने वाला हूं. आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब देम क्विकली. सो अपार्ट फ्रॉम कंटिन्यूटी यू नीड मोमेंटम 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 मोमेंटम. जो मोमेंटम अभी तक, मोमेंटम मतलब न्यूटन सेकंड लॉ, मोमेंटम मतलब न्यूटन सेकंड लॉ, वो न्यूटन सेकंड लॉ जो अभी तक आयलर साहब के फॉर्म में आया करता था, वो न्यूटन सेकंड लॉ अब आपके सामने नेवियर स्टोक्स के फॉर्म में आया करेगा. दैट न्यूटन सेकंड लॉ विल नाउ कम इन फ्रंट ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. सो एफ पी प्लस एफ वी प्लस एफ बॉडी इज इक्वल टू mass multiplied by acceleration. Pressure force, pressure force, pressure force can be proved like this. Viscous force, viscous force, viscous force can be proved like this. Body force per unit volume आप assume करते हो bx, and इसमें अगर रो into वॉल्यूम रख दूं तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाता है, एंड रो fx. ये है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन x डायरेक्शन में. This is Navier Stokes equation in x direction, and then we have mu del square v and dy is equal to rho multiplied by fy. मैं सिर्फ 2D की बात कर रहा हूं यहाँ पर, इसलिए दो लिख दी. पहले मैं y वाली इक्वेशन अगर देखूं तो क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बॉडी फोर्सेस को नेग्लिजिबल मान रहे और वर्टिकल कंपोनेंट मोशन का एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए मुझे मिल गया del p बाई del y इज इक्वल टू 0. इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब p y का फंक्शन नहीं हो सकता. p y का फंक्शन नहीं हो सकता तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, दैट p सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन हो. प्रेशर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन हो. अगर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है तो मैं del p बाई del x को dp बाई dx लिख दूं, आपको कोई समस्या? मैं del p बाई del x को dp बाई dx लिख दूं, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. There should be absolutely no problem. And then del square of u को मैं लिख सकता हूं del square u upon del x square plus del square u upon del y square. And of course body forces को, विस्कस फ्लो में बॉडी फोर्सेस डोंट प्ले, सिविल वाले पढ़ते हैं. क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, ओपन चैनल फ्लो. ओपन चैनल फ्लो जैसे नहर, नदी, झरने, ओपन चैनल फ्लो में ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है, बॉडी फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल होता है. विस्कस फ्लो में प्रेशर मायने रखता है ज्यादा. इज इक्वल टू रो एफ एक्स. एफ एक्स को मैं लिख सकता हूं del u बाई del t प्लस u del u बाई del x प्लस v del u बाई del y, v del u बाई del y. del स्क्वायर u बाई del x स्क्वायर 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी. वेलोसिटी अपनी इंफॉर्मेशन को रिपीट करेगा बार 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 बार. स्टेडी अगर मैं मान लूं तो ये 0 हो जाएगा, और सेकंड टर्म इसलिए 0 नहीं होगा कि u एब्सेंट है. सेकंड टर्म इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि वंस अगेन फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी. एंड थर्ड टर्म इसलिए 0 होगा क्योंकि v 0 है. मुझे मिलेगा माइनस dp बाई dx, एंड मुझे मिलेगा म्यू del स्क्वायर u बाई del y स्क्वायर. अगर u x का फंक्शन है नहीं तो सिर्फ y का फंक्शन है, सिर्फ y का फंक्शन है, तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव के बजाय टोटल डेरिवेटिव लिख दूं, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. दोस्त मुझे मिलेगा d बाई dy ऑफ
du by dy is equal to d by dy of du by dy is equal to माइनस 1 अपॉन म्यू dp by dx। कहते हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई y का फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में, तो टोटल लेफ्ट हैंड साइड y का फंक्शन हुआ, और राइट हैंड साइड में किसी x के फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो टोटल राइट हैंड साइड x का फंक्शन हुआ। और कहते हैं कि y का फंक्शन इज इक्वल टू x का फंक्शन तो तभी हो सकता है जब दोनों एक कॉमन कांस्टेंट के बराबर हो जाएं। बड़े मजे की बात है। वाह नेवियर साहब, वाह स्टोक्स साहब, वाह न्यूटन साहब, वाह आयलर साहब, वाह वाह वाह। U is a function of y, and if U is a function of y, its derivative will also be a function of y only, and pressure is a function of x only, and therefore its derivative will be a function of x only। प्लस आएगा। हाँ, yes, it will become plus nonetheless। ठीक है, वो छोड़ो, समझो अभी बात को। u is a function of y alone, तो उसका डेरिवेटिव भी y का फंक्शन होगा। राइट हैंड साइड में प्रेशर सिर्फ x का फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव भी x का फंक्शन होगा। और एक y का एक्सप्रेशन x के एक्सप्रेशन के बराबर हो जाए, ऐसा तो तभी हो सकता है जब दोनों एक कॉमन कांस्टेंट के बराबर हो। ऐसा तो तभी हो सकता है जब दोनों एक कॉमन कांस्टेंट के बराबर हो। इसलिए ध्यान रखना कि इसको मैं कांस्टेंट ट्रीट कर सकता हूं, एंड आई एम गोइंग टू गेट डी ऑफ du बाई dy इज इक्वल टू, ये अब पूरा कांस्टेंट हो गया। दिस होल थिंग बिकेम कांस्टेंट, 1 अपॉन म्यू dp बाई dx, दिस बिकेम कांस्टेंट, एंड dy को इधर लाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर आपको मिलेगा du बाई dy इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करने पर आपको मिलेगा du बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू dp बाई dx इंटू y, 1 अपॉन म्यू dp बाई dx इंटू y प्लस a। एंड वापस इंटीग्रेट करोगे, वापस फिर से एक बार इंटीग्रेट करोगे, once again you are going to integrate, then you are going to get 1 upon mu 1 upon mu dp by dx, एंड y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, और a का इंटीग्रेशन हो जाएगा ay एंड b। दो कंडीशंस है हमारे पास बेटा। एक कंडीशन है y इज इक्वल टू माइनस बी पर, y इज इक्वल टू माइनस बी पर u इज इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन है y इज इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू du by dy is equal to 0. One condition is at y is equal to 0, du by dy is equal to 0. Another condition is at y is equal to minus b, at y is equal to minus b, u is equal to 0. At y is equal to plus b also, u is equal to 0. And at y is equal to 0, du by dy is equal to 0. अगर आप उन दोनों कंडीशंस को यूज करके a और b की वैल्यूज निकालो और फाइनली इसे सिंप्लीफाई करो, आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। u इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू dp बाई dx, u इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू dp बाई dx, एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये ध्यान रखना, b दोनों प्लेट्स के बीच का हाफ गैप है। b is only half of the gap of both the plates, half of the gap of both the plates। बस एक बार आपको विस्कस फ्लो में वेलोसिटी पता चल जाए, एक बार ही आपको विस्कस फ्लो में वेलोसिटी पता चल जाए, उसके बाद भाई साहब कुछ बचा ही नहीं। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रिमेनिंग। क्यों? क्या फाइंड आउट करना है बता दो आप मुझे। नहीं नहीं, क्या फाइंड आउट करना है बता दो। मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है क्या? y को 0 रख दो, सेंटर पर है, y को 0 रख दो, मैक्सिमम मिल जाएगा। एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। वेलोसिटी प्रोफाइल एक बार ही आपको पता चल जाए, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू dp बाई dx, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू dp बाई dx, एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सर नेवियर स्टोक्स इक्वेशन से
हम फिर आ गए। फाइंड योर लव हेयर। Okay. Let me simply. I'm so sorry for this delay. I need to assign this task to someone, no? Hmm. It will be better. और सुनो डॉट बेस, ये सब तुम्हारे साइट वाइट पर आएंगे, लेकिन गेट के बाद ये सब देखेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, अभी फेब्रुवरी तक रुक जाओ प्लीज। द डिसिप्लिन्ड स्पैमर। एग्जैक्टली, चलो। सो माइनस बी स्क्वायर बाई टू म्यू, वन माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। मैक्सिमम यू चाहिए क्या? मैक्सिमम यू चाहिए क्या? यू वांट मैक्सिमम यू, देन पुट y is equal to 0. Put y is equal to 0, then you are going to get the maximum u value, and the maximum u value, y को 0 रख दोगे तो maximum u value आपको मिल जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू डी पी बाई डी एक्स। मैक्सिमम u निगेटिव होगा ना? मैक्सिमम u बिल्कुल नेगेटिव नहीं होगा। एक्चुअली डीपी बाई डी एक्स नेगेटिव है। एक्चुअली जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में डीपी बाई डी एक्स नेगेटिव होना चाहिए। द dp by dx value is negative. Why? Because if the pressure here is P1, naturally the pressure P2 must be less than P1 if flow is happening in this direction. So dp by dx actually is a negative quantity. dp by dx मतलब final pressure minus initial pressure upon length covered, and क्योंकि P2 less than P1 है, it's very clear कि अगर मैं एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिखना चाहूं तो मुझे माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा। सो फ्रैंकली स्पीकिंग डीपी बाई डी एक्स इज नेगेटिव, और इसलिए वो डीपी बाई डी एक्स अगर आप यहाँ पर रखने वाले हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यू मैक्स एक्चुअली एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। यू मैक्स इज एक्चुअली अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, सो यू मैक्स यू हैव ऑब्टेन्ड। अच्छा, अब ये क्वांटिटी यू मैक्स बन जाती है तो हम अपनी प्रोफाइल को जरा सजा कर लिख सकते हैं। वी कैन राइट द प्रोफाइल इन अ little decorative manner, and that decorative manner feels something like this. The decorative manner feels something like this. तो पहली बात ये, दूसरी बात यूमैक्स, तीसरी बात वेलोसिटी प्रोफाइल को फिर से हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। चौथी बात, ये प्रोसीजर याद रख लो क्योंकि ये प्रोसीजर आज हम 3 बार रिपीट करने वाले हैं। 3 times we are going to repeat this whole procedure. चौथी बात, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, वो कहते हैं एवरेज वेलोसिटी वो हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जो उतना ही और वैसा ही डिस्चार्ज दे दे जितना और जैसा डिस्चार्ज एक्चुअल वेलोसिटी ने दिया। एवरेज वेलोसिटी इज दैट hypothetical uniform velocity which, if applied on the same area, can give you the same amount of, if applied on the same area, it can give you the same amount of total discharge as is given by actual velocity, जो actual velocity ने दिया। तो एक्चुअल वेलोसिटी ने कितना डिस्चार्ज दिया वो कैसे कैलकुलेट होगा?
उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करना, दूसरा वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व के अंडर के वॉल्यूम से कैलकुलेट करना। तो एवरेज वेलोसिटी अगर अगर एक सिंगल हाइपोथेटिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी पूरे दोनों प्लेट्स के बीच में अप्लाई किया जाता तो डिस्चार्ज कितना होता? तो डिस्चार्ज होता U average multiplied by 2B multiplied by W. Then the discharge must have been U average multiplied by 2B multiplied by W. And एक्चुअल वाला कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है एक तरीका है एक छोटे से एरिया पर कैलकुलेट करो डिस्चार्ज, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एंड माइनस बी से लेकर प्लस बी तक इंटीग्रेट कर दो। वन तरीका इज दैट यू कैलकुलेट द डिस्चार्ज ऑन छोटू एरिया एंड देन यू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस बी टू प्लस बी। यू को रिप्लेस कर दो यू मैक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। डब्ल्यू ने डब्ल्यू को मार दिया और सिंप्लीफाई कर लो, डब्ल्यू ने डब्ल्यू को मार दो और सिंप्लीफाई कर लो आप। W kills W and I'm going to get 2B U average is equal to minus B to plus B and U max multiplied by 1 minus Y square upon B square further multiplied by dy, and that will give me 2B multiplied by U average is equal to U max outside, and since it is an even function I can write 2 times 0 to b and 1 का इंटीग्रल y and y स्क्वायर का इंटीग्रल y क्यूब बाई 3, 0 से लेकर b तक इंटीग्रेट कर दो। फाइनली आपको मिल जाएगा 2b u एवरेज। ये एक तरह से प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो रही है आपकी। ये एक तरह से कैसी भी प्रोफाइल दे दी जाए एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस है। This is any kind of velocity profile given to you. This is kind of a practice for calculating average velocity. And then we have 2 u max and b minus b cube upon 3b square. B minus b cube upon 3b square. So I'm going to get 2b by 3. 2 ने 2 को मार दिया and 2 ने 2 को मार दिया and I have B U average is equal to 2 U M B upon 3। सर B ने B को मार दिया एंड फाइनली आपको लॉजिक समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। लॉजिक नहीं समझ में आया और भी अच्छी बात है, आप इसे रट लें। एवरेज वेलोसिटी होगा मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन 1.5 shear stress। क्योंकि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन मानते हैं कि न्यूटन्स लॉ स्टिल वैलिड है, इसलिए बिंदास आप यूज करेंगे टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। अगर आप टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई यूज करें तो आपको मिलने वाला है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई यूज करें। इफ यू आर गोइंग टू यूज टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy, then you are going to get 2 mu u max y by b square। कहीं भी shear stress की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 mu u max y by b square, 2 mu u max y by b square। इसको आप चाहें तो एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं 3 mu u average y by b square, 3 mu u average y by b square, 3 mu u average y by b square, 3 mu u average y by b square। आप चाहें तो इसे एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो शियर स्ट्रेस लीनियरली चेंज हो रहा है, वेलोसिटी पैराबोलिकली चेंज हो रहा है, तो शियर स्ट्रेस लीनियरली चेंज हो रहा है। देन द शियर स्ट्रेस इज लीनियरली चेंजिंग मैक्सिमम नेचुरली। अगर वेलोसिटी पैराबोलिकली चेंज हो रहा है और शियर स्ट्रेस लीनियरली चेंज हो रहा है तो मैक्सिमम शियर वहीं होगा जहां y मैक्स हो। वेलोसिटी इज चेंजिंग पैराबोलिकली with maximum at the center and shear is changing
shear is changing linearly with y की वैल्यू 0 यानी कि सेंटर पे, तो टाउ आपको 0 मिलेगा, मिलना भी चाहिए। याद है आपको ये प्रॉब्लम मैं पहले चैप्टर में आपको प्रैक्टिस सेशन में करवा चुका हूं। This problem we have done in fluid properties. I told you that why shear is becoming zero at the center, because at the center it seems temporary, there is no difference existing between velocities. शेयर स्ट्रेस सेंटर पर जीरो क्यों हो जाता है? शेयर स्ट्रेस सेंटर पर जीरो हो जाता है क्योंकि सेंटर पर टेम्पररली ऐसा लगने लगता है कि वेलोसिटीज में डिफरेंसेस होने बंद हो गए हों। अरे इंजीनियरिंग है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है इंजीनियरिंग। जो मैथमेटिकली आपको मिलता है वो आपकी फीलिंग से मैच करेगा हमेशा। It's always going to match with your feeling. So this is how shear stress is varying. What will be the maximum shear stress? What will be the maximum shear stress? Maximum shear stress will take place at y max, and y max is happening at the wall. Y max दीवार पर जाकर बनेगा, दीवार पर जाकर बनेगा। y की वैल्यू चाहे तो -b रख दो, चाहे तो +b रख दो, -b रख दो या +b रख दो। वॉल शेयर का मैग्नीट्यूड होगा या तो 2 म्यू u max अपॉन b, या फिर होगा 3 म्यू u एवरेज अपॉन b, या फिर होगा 3 म्यू u एवरेज अपॉन b। जो इस चैप्टर की शुरुआत ये कहकर करते हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा डल है, उनको कह देना कि जाके एक बार अनमैचेबल वाली क्लासेस अटेंड कर लो, ये कहना भूल जाओगे। ये चैप्टर, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, fluid mechanics in this chapter is like such an ultimate thing. हाँ, आप नोटिस करो यू मैक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ -b² डी पी बाई डी एक्स से, और इस तरह से वॉल शेयर स्ट्रेस में अगर मैं यू मैक्स को लिख दूं b² / 2 म्यू डेल्टा p बाई एल, तो बड़े आराम से वॉल शेयर को मैं सीधे सीधे प्रेशर ग्रेडियंट से रिलेट कर पाऊंगा b डेल्टा p बाई एल। मजे की बात यह है कि ये सब कुछ हमने लैमिनार अश्यूम करके प्रूव किया है, लेकिन जब सबसे लास्ट वाली जो इक्वेशन है वो मजे की बात ऐसी है कि वो लैमिनार टर्बुलेंट दोनों के लिए वैलिड है। ये ध्यान रखना, नीचे वाला सबसे नीचे वाले लाइन को छोड़कर बाकी सब कुछ ऊपर जो है वो लैमिनार। लेकिन सर आपने डिराइव लैमिनार के फॉर्मूला से किया, डिराइव भले ही लैमिनार के फॉर्मूला से किया, लेकिन ऐसा प्रूव किया जा सकता है कि लास्ट वाला लैमिनार हो या टर्बुलेंट सबके लिए वैलिड है। दिस लास्ट थिंग इज वैलिड फॉर बोथ लैमिनार एंड टर्बुलेंट, बोथ लैमिनार एंड टर्बुलेंट, बोथ लैमिनार एंड टर्बुलेंट। जहां भी आप नोट कर रहे हो प्लीज इस बात को नोट कर लें कि ऊपर की जितनी कहानी है वो पूरी सिर्फ लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर लैमिनार फ्लो हो रहा होगा, उसी के लिए वैलिड है। सबसे आखिरी में जो इक्वेशन है वो एक इक्वेशन ऐसी है जो लैमिनार हो या टर्बुलेंट कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लैमिनार टर्बुलेंट दोनों के लिए वैलिड होगा। The last one is a formula that will be valid for both laminar and turbulent. Laminar हो turbulent हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आखिरी बात, एक आखिरी बात, and we are done with the very first case, that we are done with the very first case, that एक बस आखिरी बात करेंगे हम लोग। One last thing we will do, अगर दो स्टेशनरी प्लेट्स के बीच में फ्लो हो रहा है तो पहली बात वेलोसिटी पैराबोलिकली चेंज हुआ करेगी, लेकिन shear stress linearly चेंज हुआ करेगा। velocity will be changing linearly, but shear stress will be changing velocity will be changing parabolically, but shear stress will be
changing linearly, something like this. So this is the variation of velocity. ये सारे variations describe किए हमने center पर origin मानकर। पहली बात, ये सारे वेरिएशंस डिस्क्राइब किए हमने सेंटर पर ओरिजिन मानकर। पहली बात, फर्स्ट थिंग वी हैव अज्यूम्ड ओरिजिन एट सेंटर। सेकंड थिंग, टोटल गैप इज नॉट बी, टोटल गैप इज 2b, टोटल गैप इज नॉट बी, टोटल गैप इज 2b। सबसे पहली बात, वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगा? वेलोसिटी प्रोफाइल होगा u इज इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दूसरी बात, umax का वैल्यू क्या होगा? umax का वैल्यू होगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू dp बाई dx। तीसरी बात, एवरेज वेलोसिटी को आप रिलेट कर सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ, umax अपॉन 1.5। चौथी बात, सर उसका मजा बिना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को देखे नहीं आएगा। ऑब्वियसली जो कॉम्प्रिहेंसिव देखेगा, और इसलिए अगर कोई इस क्लास में बैठा हुआ हो जिसके पास एक्टिव सब्सक्रिप्शन हो जहां पर मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज प्रेजेंट हैं वहां का, तो गेट के बाद आई विल रिकमेंड कि एक बार आप थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ और फ्लूइड मैकेनिक्स का विस्कस फ्लो वाला चैप्टर, विस्कस फ्लो और पोटेंशियल फ्लो, आप जिंदगी भर मुझे नहीं भूल पाओगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। नहीं, करंट वाला नहीं, क्योंकि करंट वाले में मैंने थोड़ा भगा भगा के करवाऊंगा, विस्कस फ्लो भी उसमें हुआ भी नहीं है, तो उसमें करंट वाला नहीं, लास्ट ईयर वाला। बट अगेन अभी टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना। सो एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं मैक्स वेलोसिटी अपॉन 1.5। देन shear stress is 2 mu u max upon 2 mu u max upon b square multiplied by y, या फिर इसे 3 mu u average upon b 3 mu u average upon b square multiplied by y भी लिखा जा सकता है। देन वॉल shear stress जो कि एक्चुअली मैक्सिमम shear stress है, उसे लिखा जा सकेगा 2 mu u max upon b, या फिर उसे लिखा जा सकेगा 3 mu u average upon b, या फिर उसे हम 3 mu u average upon 3 mu u average upon b भी लिख सकते हैं। एक लास्ट तरीका, उसे प्रेशर ग्रेडियंट से रिलेट किया जा सकता है, और ये वाला वैलिड है चाहे लेमिनार हो या टर्बुलेंट हो। एक आखिरी बात, दैट अगर हम इनमें से किसी भी एक प्लेट पे फ्लूइड के कारण जो ड्रैग डेवलप होगा वो कैलकुलेट करें। इफ आई कैलकुलेट द ड्रैग डेवलपिंग ऑन एनी वन प्लेट, इनमें से किसी भी एक प्लेट पर डेवलप होने वाला ड्रैग कैलकुलेट करें। देखो किसी ने पूछा था ना कि फ्लूइड में और हीट ट्रांसफर में क्यों 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 क्यों, किसी ने पूछा था क्यों, और इसलिए जिसने पूछा था क्यों वो और बाकी सभी लोग बहुत ध्यान से समझियो दैट अगर मैं फ्लूइड, सर लेकिन मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया? मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया? प्लेट फ्लूइड को ऑपोजिट अप्लाई करना चाहेगा तो फ्लूइड प्लेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करके एक्शन एंड रिएक्शन देना चाहेगा। प्लेट का फ्लूइड पे होगा, प्लेट का फ्लूइड पे होगा बैकवर्ड, ओके, एंड इसलिए फ्लूइड का प्लेट पर होगा फॉरवर्ड। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं ये ड्रैग फोर्स, एंड दिस ड्रैग फोर्स इज गोइंग टू बी, ध्यान से समझियो, दिस ड्रैग फोर्स इज गोइंग टू बी छोटे 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 फ्रिक्शन फोर्सेस का सम। कहां से लेकर कहां तक? किसी जीरो से लेकर किसी एल तक, किसी जीरो से लेकर किसी एल तक, फ्रॉम सम जीरो टू सम एल। ध्यान से समझियो, ऐसे छोटे छोटे ड्रैग फोर्सेस का सम।
इस छोटू ड्रैग फोर्स को मैं लिख सकता हूं टाउ मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू डी एक्स, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया, टाउ मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू डी एक्स, एंड 0 से लेकर एल तक इसे इंटीग्रेट करना होगा। टाउ की वैल्यू रख दो 3 म्यू यू एवरेज अपॉन बी। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्सिमम, क्योंकि वॉल शियर स्ट्रेस है, तो 3 म्यू यू एवरेज अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स multiplied by W multiplied by dx. My dear friends, my dear friends, 3 mu u average, 3 mu u average, W और B सभी कांस्टेंट हैं। सब क्यों u average कैसे कांस्टेंट हो गया? u average कैसे कांस्टेंट हो गया? क्योंकि फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। 0 से लेकर L तक अगर dx को इंटीग्रेट कीजिएगा, 0 से लेकर L तक अगर dx को इंटीग्रेट कीजिएगा, आपको मिलेगा ड्रैग फोर्स या फ्लूइड का प्लेट पर या प्लेट का फ्लूइड पर फोर्स इज इक्वल टू 3 म्यू यू एवरेज, 3 mu u average multiplied by W into L upon B। ध्यान से समझियो। 2 इंट्रोड्यूस करूंगा मैं न्यूमरेटर में, 2 इंट्रोड्यूस करूंगा मैं न्यूमरेटर में, और 2 इंट्रोड्यूस करूंगा मैं डिनोमिनेटर में। यू एवरेज 1 इंट्रोड्यूस करूंगा मैं न्यूमरेटर में, और यू एवरेज 1 इंट्रोड्यूस करूंगा मैं डिनोमिनेटर में। डेंसिटी 1 इंट्रोड्यूस करूंगा मैं न्यूमरेटर में, डेंसिटी 1 इंट्रोड्यूस करूंगा मैं डिनोमिनेटर में। W मल्टीप्लाइड बाई L प्लेट का एरिया है जो फ्लूइड के कांटेक्ट में है। W multiplied by L is the area of the plate that is in contact of the fluids. My dear friends, I'm going to get half into rho into U average square, half into rho into U average square, and अगर 1/2 इंट्रोड्यूस किया है तो 12 इंट्रोड्यूस करना होगा, है ना? 12 इंट्रोड्यूस करना होगा, मल्टीप्लाइड बाई एक एरिया ऑफ द प्लेट भी है, and then we will have to introduce 12 12 12 12 12। ध्यानम से समझियम ध्यानम 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 ध्यानम, and then I'm going to get half rho u average square and area, and then I'm going to get 1 upon rho multiplied by 2b multiplied by u average upon mu। मेरी गलती नहीं है। बर्नौली से अगर देखो, बर्नौली से अगर देखो तो हाफ रो वी स्क्वायर, बर्नौली से अगर देखो तो हाफ रो वी स्क्वायर एक प्रेशर के इक्विवेलेंट क्वांटिटी है। ध्यान से समझियो। एंड प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया एक तरह का नॉर्मल फोर्स है। प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया एक तरह का नॉर्मल फोर्स है। मेरी गलती बिल्कुल नहीं है, ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये एक तरह का नॉर्मल फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। लोगों ने कहा कि जैसे आज तक होता आया है कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स का रेशियो को हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स के रेशियो को हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते रहे हैं, आज भी वही कहते रहेंगे। इवन टुडे वी विल कीप सेइंग दैट ओनली। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक फोर्स और फोर्स का रेशियो होने के कारण एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर CF एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो राइट हैंड साइड में जो रो इंटू 2b इंटू यू एवरेज अपॉन म्यू है उसे भी तो डायमेंशनलेस होना चाहिए। अगर किसी विस्कस फ्लो का क्लाइमेक्स, अगर किसी विस्कस फ्लो, किसी भी विस्कस फ्लो का क्लाइमेक्स जानना चाहते हो तो हमेशा जान लो किसी भी तरह के विस्कस फ्लो की एनालिसिस का क्लाइमेक्स होगा हमेशा ये, that coefficient of friction which is a dimensionless number will be a function of 1।
one spatial dimensionless number called Reynolds number. अगर किसी भी तरह के विस्कस फ्लो का क्लाइमेक्स जानना चाहते हो, आज से जान लो दैट किसी भी तरह के विस्कस फ्लो का क्लाइमेक्स हमेशा यही होगा, एंडिंग हमेशा यही होगी। और ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि एक बार आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता चल जाए तो उसको आप डायनेमिक प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए से मल्टीप्लाई करके आप हमेशा नेट फ्रिक्शन फोर्स या नेट ड्रैग फोर्स बॉडी पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और विस्कस का मतलब ये है, वही अल्टीमेट टारगेट है। विस्कस मीन्स दैट्स योर अल्टीमेट टारगेट। Viscous means that's your ultimate target. You want to calculate that friction. You want to know that friction. So if somehow, anyhow, you can get, if somehow, anyhow, you can get the coefficient of friction value, then you indeed can get, by multiplying that coefficient of friction with dynamic pressure, you can get. सर वहां 12 कैसे नहीं, कैसे आया? नहीं कैसे आया? जब नहीं आया तो फिर उसमें कैसे नहीं कैसे आया का क्या मतलब है? कोई चीज आई होती तो मैं बताता भी। भाई साहब 3 पहले से था, एक 2 मैंने जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया तो ऊपर का 3 बन जाएगा 6। उसके बाद फिर से एक 2 भी तो अलग है, फिर से एक 1/2 मैंने जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया तो ऊपर जो 6 रहा करता था वो बन जाएगा 12। ऊपर जो 6 रहा करता था वो बन जाएगा 12। एक आखिरी बात याद रख लो बेटे, बेटे एक आखिरी बात याद रख लो, एक डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर डिफाइन किया जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का 4 गुना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का 4 गुना, 4 times coefficient of friction. Okay, so 12 divided by is rho into total gap into u average upon mu को कहने लगे लोग। एक नए डायमेंशनलेस नंबर का नाम दिया गया एंड मैंने बताया मेरी गलती नहीं है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं अगर ये ऐसे ही फाइनली आकर प्रकट होता है? कोई भी विस्कस फ्लो का आखिरी एक स्टेप हमेशा यहीं पर आकर खत्म होगा। Any viscous flow and the last step is always going to be this only. ये पूरा जो लेफ्ट में कॉलम बना है ना, इस कॉलम को जानबूझ के एक कम स्पेस में रखा गया है, और क्यों रखा गया है वो बाद में देखेंगे। पहले आंख बंद करो और मैं आपको बताता हूं। आंखें बंद, आंखें बंद। दो स्टेशनरी प्लेट्स के बीच में होने वाले लैमिनार फ्लो, आंखें बंद। दो स्टेशनरी प्लेट्स के बीच में होने वाले लैमिनार फ्लो की वेलोसिटी को ऊपर बाउंड्री 0, नीचे बाउंड्री 0, सेंटर में मैक्सिमम होगी। एक पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल से डिस्क्राइब किया जा सकता है। u is equal to u max 1 minus y square upon b square. ऑब्जर्वेशन नंबर 2, मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर पर होगी और उसे प्रेशर लॉस के टर्म्स में लिखा जा सकता है -b² अपॉन 2 म्यू डेल्टा p बाई l या -b² बाई 2 म्यू dp बाई dx। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, एवरेज वेलोसिटी मैक्स वेलोसिटी का 1.5 से डिवीजन करके मिलेगा, मैक्स वेलोसिटी अपॉन 1.5। ऑब्जर्वेशन नंबर 4, shear stress will be varying linearly with 0 value at the center and maximum value at the wall. Why maximum value at the wall? Because at the wall there is greatest change in velocity. At the center there is least change in velocity. So my dear friends, the wall is going to see the maximum shear stress. And tau can be written as 2 mu u max y upon b square or 3 mu u average y upon b square. Maximum shear stress will take place at wall, at the plate, or either at the top plate or at the bottom plate, and its value will be 2 mu u max upon b or 3 mu u average upon b.
But maximum shear stress can also be expressed in terms of pressure loss, that is B delta P by L. That is B delta P by L. But this last one is valid even for turbulence. Tau wall is equal to B delta P by L is valid even for turbulence. Last thing, friction coefficient, which is friction force upon dynamic pressure, can be written as friction coefficient, which is friction force upon dynamic pressure, can be written as a function of Reynolds number, that is 12 upon Re. एक डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर होगा जिसे 4 times फ्रिक्शन कोएफिशिएंट लिखा जाया करेगा, which will be written as 4 times फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. Laminar fully developed flow of an oil through fixed parallel plates having clearance of 20 mm. Shear stress at wall is 20 Pascal. Centerline velocity of the flow is ये चैप्टर और थर्मो में अवेलेबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी, एंट्रोपी वाला चैप्टर और हीट ट्रांसफर में कन्वेक्शन, ये जरूर करके जाने चाहिए. क्यों? क्योंकि 90% जनता या तो इनको ऐसे लोगों से पढ़ी होती है जो खुद नहीं समझते हैं इन टॉपिक्स को, और या फिर 90% जनता इन टॉपिक्स को छोड़कर जाती है. और इसलिए यहां से एक क्वेश्चन भी आया और आपने बना लिया तो आप उस कंपटीशन में आगे हो गए. In thermodynamics, entropy, availability and irreversibility. In fluid mechanics, viscous flow, especially turbulent, and in heat transfer, free convection and even forced convection. These topics are must-do topics in GATE. Why? Because people usually either leave them, or 90% of the people study from someone who themselves don't understand these topics in much detail. I mean, मैं कोई ब्रैग नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली डिबेट कर सकता हूं, ओपनली चैलेंज कर सकता हूं कि कोई आए और ये 3 टॉपिक्स के जो मैंने नाम लिए इनमें मेरे से डिबेट कर ले. January 1st, with this Tapasya series, couldn't complete engineering mechanics satisfactorily, but starting again from fluid mechanics from start. Prashant, go ahead. Do as much as you can do. Do as much as you can do. Keep doing at least. You see, that's the main thing. And that's why I'm planning to start offline batches. So that मैं मिशन डीडीआर को एक अलग लेवल पर, इस तपस्या को एक अलग लेवल पर परफॉर्म करवा सकूं स्टूडेंट्स से, अपनी फिजिकल निगरानी में रखते हुए, इन फिजिकल मॉनिटरिंग. शेयर स्ट्रेस लेंथ वाइज भी वेरी होता है ना. फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी. सिद्धराज पाटिल, क्यों भाई लेंथ वाइज क्यों चेंज होगा? लेंथ वाइज क्यों चेंज होगा अगर फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की? ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें ना जाने क्या 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 भ्रम. स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, भ्रम पाले नहीं पलवाए जाते हैं. Of course, you can always debate initial length जहां fully developed नहीं है फ्लो. जब फ्लो एंटर करेगा तो immediately fully developed नहीं हो जाएगा. जब फ्लो एंटर करेगा तो when the flow is going to enter, अब आप ये मत कह देना कि सर मैं उसी एंट्री लेंथ की बात कर रहा था, नहीं तो मैं लैपटॉप से निकल के कसम से बता रहा हूं. अब आप ये बिल्कुल मत कह देना. हाँ,
अगर आप इनिशियल एंट्रेंस लेंथ की बात कर रहे हैं जहां पर फ्लो फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ, तो वहां पर इंफॉर्मेशन चेंज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल रिटार्ड हुआ, दूसरा रिटार्ड हुआ, तीसरा रिटार्ड हुआ, चौथा रिटार्ड हुआ, उनके साथ साथ कुछ और रिटार्ड हुए। धीरे 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 ये कोविड बढ़ता गया, ये कोविड ऊपर से भी बढ़ता गया। एक रिटार्ड हुआ, दूसरे ने कहा अरे रुको यार, थोड़ा सुस्ता लो, सब तो चले जा रहे हैं सेंटर में, तुम रुक जाओ थोड़ा बाउंड्री के पास, और कहाँ इतना भागे जा रहे हो। दो पार्टिकल रुकेंगे, तीसरे को रोकेंगे, तीन पार्टिकल रुकेंगे, चौथे को रोकेंगे। धीरे 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 ये कोविड बढ़ता जाएगा। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो अभी भी सेंटर में सेंटर के पार्टिकल्स अनअफेक्टेड होंगे, और सेंटर के पार्टिकल्स अनअफेक्टेड होंगे, और थोड़ी बाउंड्री से थोड़ी ही दूर डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे होंगे, बाउंड्री से थोड़ी ही दूर डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे होंगे। धीरे 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 ये पैंडेमिक बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ऊपर वाली बाउंड्री की लेयर और नीचे वाली बाउंड्री की लेयर दोनों मर्ज हो जाएंगे, और उसके बाद कंटिन्यूटी कहता है, उसके बाद के लिए कंटिन्यूटी कहता है कि फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? Location for online offline, and let us know, let me pack my backpack. Ready for tapasya? Ready for tapasya in physical monitoring? It will be national capital. It will be national capital or Pune. One of them will be finalized. सारा रिसर्च, सारा सर्वे, सब कुछ करने के बाद we have decided either national capital or Pune. We are still to finalize one out of them. We will see. इंदौर नहीं फाइनलाइज हो पाया। वाई? बिकॉज इंदौर से मोबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है बहुत सारे शहरों की। सो इफ पीपल वांट टू कम, देन न्यू दिल्ली प्लीज। वी मतलब अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। हैदराबाद। अच्छा, आई विल डू अ सर्वे। यूट्यूब में भी करूंगा और टेलीग्राम पे भी करूंगा। I'll do it in Telegram as well. I'll do it in YouTube as well. I'll do a survey. Okay. सिरसा हरियाणा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो देखो 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 देखो। तो भाई साहब, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। चलो गाइस गाइस गाइस, करते हैं पहला प्रॉब्लम। Fixed parallel plates having clearance of 20 mm, shear stress at wall is given. Wall shear stress का फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ना याद हो तो प्लीज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी याद रख लेना यार। ना याद हो तो सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी याद रख लेना। Then please do remember only Newton's law of viscosity। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करने वाले हो, मिलेगा आपको 2 म्यू यू मैक्स अपॉन बी। वॉल शियर स्ट्रेस गिवन है आपको 20 पास्कल। 20 पास्कल इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू मल्टीप्लाइड बाई यू मैक्स अपॉन बी। अगर आपने 20 mm रख दिया गए काम से, आप B is 10 mm only। B is 10 mm only। सारे डेरिवेशंस, सारे फॉर्मूलाज हमने फाइंड आउट किए हैं। सारे डेरिवेशंस, सारे फॉर्मूलाज हमने फाइंड आउट किए हैं इस गैप को 2B मानकर। All the derivations, all the formulas have been done by using this gap as 2B।
यहां से आपको सेंटर लाइन वेलोसिटी मिल जाएगा एंड दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझियो। कैन यू कैलकुलेट, मैंने इंक्लूड नहीं किया है लेकिन मैं एक प्रॉब्लम यहां पर अगर आपको अलग से दूं, ये तो काउटी फ्लो आ गया। एक प्रॉब्लम मैं देता हूं आपको अभी इसी समय इमीडिएटली। लेट मी फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम immediately right here, right now. Right here, right now, and let's give it some number like, I don't know, problem number dot. सपोज दो प्लेट्स जिनके बीच का लेंथ है, जिनको मैंने 10 मीटर लेंथ में यूज किया है और इनके बीच का क्लियरेंस काफी कम है, दैट इज 20 mm. The clearance is very 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 small. So these two plates are there and clearance is very small and 10 meter is there. Now suppose I ask you that can you please calculate the if a lubricant of viscosity 0.12 kilogram per meter second is being pumped, can you calculate the power required for pumping? Can you calculate the power required for pumping? 20 mm के क्लियरेंस से यहाँ पर आप इसे पंप कर रहे हो, सो क्या आप पावर नीडेड फॉर पंपिंग कैलकुलेट कर सकते हैं? कैन यू कैलकुलेट पावर नीडेड फॉर पंपिंग? आई होप यू कैन कैलकुलेट, वेरी इजी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पावर नीडेड फॉर पंपिंग के पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे before we go for power needed for pumping. And by the way, it's given that we require a discharge of 0.02 meter cube per second, and width perpendicular to plane of paper is given. Width perpendicular to plane of paper is 200 millimeter. 200 millimeter, 200 millimeter, 200 millimeter. ध्यान से समझियो। हेलो रोहित, कैसे हो आप? चलो जी, तो विड्थ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर गिवन है और इतना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है, कितना पावर पंपिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा, दैट आई वांट टू कैलकुलेट। ध्यान से समझिए। पावर रिक्वायर्ड फॉर पंपिंग कैसे मिलेगा? पावर रिक्वायर्ड फॉर पंपिंग इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर मैं एनर्जी पर यूनिट वेट मालूम हो मुझे, तो वेट पर यूनिट टाइम, अगर मुझे एनर्जी पर यूनिट वेट मालूम हो, ध्यान से समझियो, एनर्जी पर यूनिट वेट मालूम हो तो मुझे वेट पर यूनिट टाइम यहां इंट्रोड्यूस करना होगा। एनर्जी पर यूनिट वेट उतना ही रिक्वायर्ड होगा जितना यहां से यहां तक पोटेंशियल में कोई चेंज हो नहीं रहा है, और काइनेटिक को लेकर आप जानते हो फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। तो एनर्जी पर यूनिट वेट में जितना लॉस हो रहा है वो आपको पंप से देना पड़ेगा, एंड एनर्जी पर यूनिट वेट को ही तो कहते हैं प्रेशर हेड। एंड एम डिवाइडेड बाई टी को मैं लिख सकता हूं मास फ्लो रेट। इसे अगर मैं लिख दूं प्रेशर हेड लॉस या एच, देन एंड एम डॉट को मैं लिख सकता हूं रो क्यू, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा रो जी क्यू एच। बट ठीक है, अभी के लिए आप इसे ही यूज करें प्लीज। अभी के लिए लेट अस यूज दिस ओनली, रो क्यू मल्टीप्लाइड बाई जी। तो आई एम गोइंग टू गेट
rho g cancelling rho g, so Q delta P. If I want to calculate the power required for pumping, then I will have to multiply the discharge with pressure loss. Pressure loss can be expressed as pressure loss can be expressed as pressure loss can be expressed as ध्यान से समझियो, फिर से एक बारी समझ लो। एक गिवन डिस्चार्ज से दो स्टेशनरी प्लेट्स के बीच में एक लुब्रिकेंट को 10 मीटर से पंप करके आगे बढ़ाकर वहां तक पहुंचाना है। मिनिमम पावर रिक्वायर्ड क्या होगी जबकि प्लेट्स की विड्थ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर गिवन है। Width of the plate perpendicular to plane of paper is given to us. Width of the plate perpendicular to plane of paper is 200 mm. Power means what? Power means energy per unit time. Energy, my dear friends, energy per unit weight आपको पता होती है फ्लूइड्स में, जिसे आप हेड कहते हो। हेड कहते हो। एनर्जी पर यूनिट वेट इज गोइंग टू बिकम, एनर्जी पर यूनिट वेट में वही लॉस, उतना ही रिक्वायरमेंट होगा जितना प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट में लॉस होने वाला है। काइनेटिक क्यों नहीं? क्योंकि फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। एंड बाय द वे पोटेंशियल में कोई चेंजेस है नहीं। m डिवाइडेड बाई टी को मैं लिख सकता हूं m डॉट, एंड फाइनली m डॉट को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, मास फ्लो रेट को रिप्लेस कर सकता हूं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम फ्लो रेट। डेंसिटी ने डेंसिटी को और ग्रेविटी ने ग्रेविटी को मार दिया, डेंसिटी ने डेंसिटी को मार दिया और ग्रेविटी ने ग्रेविटी को मार दिया। डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू, क्यू गिवन है आपको। अब अगर आप पावर रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना चाहते हो तो मेन टारगेट आपका क्या होना चाहिए? डेल्टा पी। मेन टारगेट मस्ट बी डेल्टा पी। डेल्टा पी कैसे कैलकुलेट करोगे? डेल्टा पी कैलकुलेट करने का तरीका है यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू, माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू डीपी बाई डी एक्स। यू मैक्स को मैं लिख सकता हूं 1.5 टाइम्स यू एवरेज। यू एवरेज क्यों? क्योंकि यू एवरेज वो वेलोसिटी है जिसे अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिस्चार्ज मिल जाया करता है, और डिस्चार्ज गिवन है माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू। एंड डीपी को मैं लिख सकता हूं P2 माइनस, डीपी को मैं लिख सकता हूं P2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1, एंड dx को लिख सकता हूं L, क्योंकि P1 ग्रेटर देन P2 है, P1 ग्रेटर देन P2 है। अच्छा होगा कि माइनस साइन कॉमन लेके इसे यहां से हटाएं, एंड यू एवरेज को मैं लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाय फ्लो एरिया। फ्लो एरिया इज नथिंग बट 20 multiplied by 200. Flow area is nothing but 20 multiplied by 200. Flow area is nothing but 20 multiplied by 200. So 0.02 multiplied by 0.2. 0.2. This becomes U average is equal to माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड B को मैं लिख सकता हूँ 0.01, क्योंकि 10 हो जाएगा का स्क्वायर अपॉन विस्कोसिटी गिवन है लुब्रिकेंट की 0.12 किलोग्राम पर सेकेंड, एंड 10 मीटर लेंथ से आपको पंप करना है। आपको पता चल जाएगा कितना प्रेशर ड्रॉप होगा यहाँ से। once you know how much pressure drop will happen, once you know how much pressure drop will happen, आप रेड वाले रिलेशन में जाओ और पावर रिक्वायर्ड, पंपिंग पावर रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट पंपिंग पावर रिक्वायर्ड। कैलकुलेट करो जल्दी 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 जल्दी। ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं क्या? वो भी फ्लो बिटवीन स्टेशनरी पैरेलल प्लेट्स में। हाँ, 1.5 into 0.02 upon 0.02 further upon 0.02 multiplied by 2 multiplied by 0.12 multiplied by 10 upon 0.01 upon 0.01
multiplied by 0.02, I'm getting 36,000 watt, 36 किलोवाट, 3600 मिल रहा है। 1.5 into 0.02 upon 0.02 upon 0.02 into 2 into 0.12 into 10 upon 0.01 upon 0.01 into Q 0.02, 36,000 मिल रहा है मुझे। I don't know what mistake I'm committing. God knows. 3600 मिल रहा है आप लोगों को, तो ठीक है, मैं 3600 ही रिपोर्ट कर देता हूँ। 3600 watt. आपने how dare you used the formula of laminar. How dare you used the formula of laminar. How dare. गलती हो गई, अब क्या करूं? अब बस प्रूफ कर दो कि हमारी गलती गलती नहीं है। इतनी सी बात अगर आप प्रूव कर सको कि हमारी गलती गलती नहीं है, इतनी सी बात है, डेंसिटी गिवन है। अच्छा, मैं 0.0, ठीक है, हाँ समझ गया। हाँ, वो मैं 0.02 0.02 दो बार ले रहा था, जबकि वो 200 mm है। So density is 900 into U average is 1 upon 0.2 multiplied by 2b is 0.02 upon mu is 0.12। रेनॉल्ड्स नंबर है 750, 2300 से कम है, 2300 से कम है, फ्लो लैमिनार है, बागों में बहार है, क्या ही तो बात है। इस चैप्टर से एक्चुअली जब भी आएगा आसान क्वेश्चन आएगा। चलेंगे दूसरे केस पर। We will now go cover second case. इससे पहले कि सेकंड केस कवर करूं, मैं इसको यहां लाकर पटकना पसंद करूंगा। और इससे पहले कि मैं इसको पटक कर सेटिस्फाई हो जाऊं, मैं सिर्फ इस पार्ट को पटकना पसंद करूंगा। अगर एक प्रैक्टिस एंड रिवीजन कोर्स ऐसे चैप्टर का इतना सिस्टमैटिक हो सकता है, इमेजिन करके देखना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में क्या स्टोरी बिल्ड होती होगी। यू जस्ट इमेजिन। मैं आपको ले चलता हूं विस्कस फ्लो के सेकंड डिस्कशन पर। अभी तक दोनों प्लेट्स स्टेशनरी थे, अभी तक दोनों प्लेट्स स्टेशनरी थे और फ्लो पूरी तरह से प्रेशर ग्रेडियंट या पंपिंग के कारण हो रहा था। अभी तक सब्जेक्ट्स के समरी सीट मिलेंगे क्या जैसे फ्लूइड का है? यार, अब 2024 वालों को तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन 2023 वालों को ये प्रैक्टिस प्रोग्राम जो दे रहा हूं ना, इसको बेस्ट तरीके से दे दूंगा मैं। उससे ज्यादा और कुछ कमिट करूंगा दे नहीं पाऊंगा, तो फिर वो वैसा हो जाएगा कि सर ने बोला था ये भी देने को और दिया नहीं। उसमें क्या होता है कि आपने जितना कुछ किया वो भी मिट्टी हो जाता है। अभी तक फ्लो हो रहा था प्रेशर या पंपिंग के कारण, अब फ्लो होगा प्लेट के कारण।
नाउ द फ्लो इज गोइंग टू हैपन बिकॉज द प्लेट। फिर से फ्लूइड पूरा ही कंटिन्यूटी प्लस मोमेंटम, मोमेंटम प्लस कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी प्लस मोमेंटम, मोमेंटम प्लस कंटिन्यूटी। Entire fluid is all about a combination of continuity and momentum. फ्लूइड की कोई ऐसी रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है जो कंटिन्यूटी प्लस मोमेंटम इन दो टूल्स के किलर कॉम्बिनेशन से सॉल्व ना की जा सके। जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो टर्बुलेंट उधर उधर साइड में खड़ा होके बोल रहा है हाँ हाँ हाँ, देखो 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 कैसे कैसे फेंक रहा है। अभी हमारे हमारे तक पहुंचते पहुंचते ये सब भूल जाएगा। So continuity is what? Continuity is del u by del x plus del v by del y is equal to 0. v exist कर नहीं रहा है इसलिए del u by del x is equal to 0. del u by del x 0 होने का मतलब u और कुछ भी हो x का फंक्शन तो नहीं हो सकता। अगर u x का फंक्शन नहीं हो सकता, अगर u x का फंक्शन नहीं हो सकता तो दैट मीन्स u सिर्फ y का फंक्शन होगा। मे बी, मे नॉट बी, आई डोंट नो। अब आते हैं मोमेंटम पर। नाउ लेट अस कम टू मोमेंटम। अब प्रेशर के डिफरेंस की वजह से कोई मोशन नहीं है यहाँ पर। मोशन प्योरली प्लेट की मोशन के कारण है। मोशन इज प्योरली बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द प्लेट। So once you are going to write the momentum equation minus del p by del x plus mu and del square u by del x square plus del square u by del square u by del y square, del square u by del y square plus there is no body force is equal to rho, and then you have del u by del t plus u del u by del x plus v del u by del y, जिनसे जिनको देखकर लोग डर जाया करते हैं उन ऐसी बारूद की इक्वेशंस से हमारे स्टूडेंट्स खेला करते हैं। u x का फंक्शन है नहीं इसलिए 0, u सिर्फ y का फंक्शन है तो ये 0 हो नहीं सकता। प्रेशर ग्रेडियंट 0 है क्योंकि प्रेशर के डिफरेंस के कारण। आज मैंने लेट ज्वाइन किया है, क्या आपने एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लिया है? नहीं, अभी एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन नहीं लिया, वो लास्ट दिन कवर करूंगा, या तो उसको टर्बो वाले पार्ट में हाँ उसको टर्बो वाले पार्ट में ही इंक्लूड करूंगा। लास्ट दिन के लिए ऑलरेडी हमारा डे पैक्ड है। पोटेंशियल प्लस कॉम्प्रेसिबल यू एक्स का फंक्शन है नहीं इसलिए del u by del x 0 हो गया, और वर्टिकल वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसलिए v 0 हो गया। u is not a function of x, therefore del u by del x becomes 0, and vertical velocity is not existing, therefore v becomes 0, therefore v becomes 0, v becomes 0। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में है म्यू del स्क्वायर बाई del y स्क्वायर और राइट हैंड साइड में सिर्फ 0। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब d by dy of du by dy is equal to 0। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब du by dy is equal to du by dy का इंटीग्रल is equal to, I'm so sorry, d of du by dy का इंटीग्रल is equal to d of du by dy का इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रल। इसका मतलब du by dy इज इक्वल टू a, इसका मतलब du इज इक्वल टू a dy, इसका मतलब u इज इक्वल टू a y प्लस b। ओहो, इसलिए पहले चैप्टर में जब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वाली प्रॉब्लम्स करते हैं प्लेट मूव करते हुए तो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल अज्यूम कर लेते हैं। हाँ, इसलिए जब पहले चैप्टर में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ते हैं तो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल अज्यूम कर लिया करते हैं क्या? हाँ, दो बाउंड्री कंडीशंस रखेंगे आप। वन,
y इज इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू 0, और दूसरा y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, मैं किसी पर्पस के थ्रू x और y को सेंटर पे मानना होगा, ओरिजिन को सेंटर पे मानना होगा, because of some purpose I will have to assume x and y at the center. What is the purpose? That purpose I will describe, don't worry. एक प्रॉब्लम के थ्रू वैसे भी डिस्क्राइब हो जाएगा. सो एट एंड गैप को अभी भी टू बी मानना होगा. पर्पस क्या है वो पर्पस आप समझ जाओगे. वी आर स्टिल गोइंग टू अस्यूम द गैप टू बी. सो एट y is equal to minus b, u is equal to 0. This is one condition. And at y is equal to plus b, u is equal to u of the plate. याद है ना नो स्लिप कंडीशन? यू रिमेंबर नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन. इन दोनों का यूज करके आप ए और बी फाइंड आउट कर सकोगे. ए और बी फाइंड आउट कर लोगे तो आपको फाइनली ए और बी फाइंड आउट करके आप अपडेट करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है, यूपी बाई टू एंड 1 प्लस वाई बाई बी. ये ध्यान रखना, ये वेलोसिटी प्रोफाइल सेंटर पर ओरिजिन मान के डिस्क्राइब की गई है. दिस वेलोसिटी प्रोफाइल हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय अज्यूमिंग सेंटर origin coinciding with center. This velocity profile has been described by assuming origin coinciding with middle of the gap. And just in case आपको लग रहा हो कि ऐसा कहाँ होता है, हम तो कभी नहीं प्लेट ऐसे लुब्रिकेंट के ऊपर चलाए, तो ये ध्यान रखना बेटा that ये सिर्फ एक आइडियलाइज्ड पिक्चर है रियल वर्ल्ड की. रियल वर्ल्ड में एक सरफेस मूविंग और एक सरफेस स्टेशनरी और बीच में ब्लू है पानी. ये सिर्फ उसी का एक आइडियलाइज्ड पिक्चर है जिसे आप जर्नल बियरिंग्स कहा करते हो. दिस इज an idealized, a very idealized and simplified picture of something that you call journal bearing. इससे पहले कि कोई मुझे उपदेश देने शुरू करे कि सर यहाँ तो पैरेलल प्लेट्स हैं और वहाँ सर्कुलर सरफेसेस हैं, मैं फिर से बोल दूं, मैंने बोला बहुत सिंप्लीफाइड और बहुत आइडियलाइज्ड मॉडल है ये जर्नल बियरिंग्स का. यू मिल चुका है तो मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम नेचुरली प्लेट की ही वेलोसिटी है. मैक्सिमम इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट. एवरेज वेलोसिटी कहते हैं लीनियर के केस में एवरेज वेलोसिटी सीधे सीधे मैथमेटिकल एवरेज हो जाया करेगा. लीनियर के केस में एवरेज वेलोसिटी सीधे सीधे मैथमेटिकल एवरेज हो जाएगा. आप ना मानो कैलकुलेट कर लो, चाहे इंटीग्रेशन वाले फंडे से या फिर एरिया वाले फंडे से. You don't believe me? You can always calculate by the funda of either integration or by the funda of volume under velocity profile curve. Volume under velocity profile curve is going to give you the total discharge. Volume under velocity profile curve is going to give you the total discharge. Volume under velocity profile curve is half into 2b into half into 2b into half into 2b into u max multiplied by w, and this will be equal to discharge. But कहते हैं discharge तो हमें अगर हम फ्लो एरिया को एवरेज वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो भी मिल जाया करता है. फाइनली मेरे पास है 2b and w and u average is equal to half into 2b into um into w, half into 2b into half into 2b into um into w. w ने w को मार दिया and 2b ने 2b को मार दिया. मैंने तो बोला था आपसे, आप ही नहीं मान रहे थे. इंटीग्रेशन वाले फंडे से भी करके दिखा दो सर. इधर सुनो. कुछ लिखा है क्या यहाँ पर? यहाँ कुछ लिखा है क्या? इंटीग्रेशन वाले फंडे से भी करके दिखा दो. एवरेज वेलोसिटी मिल चुका है आपको और एवरेज वेलोसिटी मिल चुका है. वंस यू हैव गॉट द एवरेज वेलोसिटी देन टाउ कैलकुलेट कर लो. टाउ होता है म्यू du अपॉन dy.
टाउ इज म्यू डी यू अपॉन डी वाई, म्यू डी यू अपॉन डी वाई हो जाएगा म्यू यूपी अपॉन टू बी, म्यू यू मैक्स और यू प्लेट अपॉन टू बी। प्राइवेट डेटिंग, अच्छा तुम फिर आ गए। यार ये बताओ, आप लोग एक्चुअली बहुत क्लिक करते हो क्या इन लोगों को? बेइज्जती करवा रहे हो क्या? ये हमारे वीडियोस में बार बार आने का मतलब क्या? कि इनको यहां से काफी क्लिकेबिलिटी मिलती होगी। ये सब पे बच्चा क्लिक भी मत करना, ठीक है? मेरे क्वेश्चंस में आप क्या ट्रैप होते होगे? मेरे क्वेश्चंस के ट्रैप में ही ट्रैप हो, वही काफी है। ये सब बॉट्स हैं सर। हाँ देखो, इसको आइडिया है, इसने एक्सपीरियंस लिया है। इसने एक्सपीरियंस ले रखा है ना? तो दोस्त, शियर स्ट्रेस इस बारी वेलोसिटी प्रोफाइल आपको लीनियर मिला है और शियर स्ट्रेस कांस्टेंट मिला है। वेलोसिटी प्रोफाइल इज लीनियर, शियर स्ट्रेस इज कांस्टेंट। प्रेशर वेरिएशन की कोई बात नहीं होगी, और शियर स्ट्रेस कांस्टेंट है तो वॉल शियर हो या कोई भी शियर हो, क्या फर्क पड़ता है? कि फर्क पैंदा है। वॉल शियर स्ट्रेस हो या कहीं भी शियर स्ट्रेस हो, अगर शियर स्ट्रेस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है। इफ इट इज कांस्टेंट देन इट इज कांस्टेंट, देन इट इज कांस्टेंट, देन इट इज कांस्टेंट, देन इट इज कांस्टेंट। Smurfing in life, thank you for taking it in positive sense and light spirit. क्लास में जब भी किसी की टांग खींचता हूं मैं, तो वो लाइट स्पिरिट में ही ले। कभी भी इस चीज को ऐसे आप मत सोचना कि मैंने आपको रिडिक्यूल करने की कोशिश की। इट्स जस्ट फॉर फन, ओके? सो यू एवरेज इज इक्वल टू यू मैक्स डिवाइडेड बाई टू। चलो जी, अपना टेबल कंप्लीट कर लो, टेबल कंप्लीट कर लो। टॉप प्लेट बॉटम प्लेट को फिक्स कर दो और टॉप प्लेट को मूव कर दो। सर बहुत मजा आ रहा है। मैंने मैंने मुझे लगता था कि लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल एक अजम्पशन है सिर्फ। लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल होगा, इस बात को हम प्रूव कर पाए। दैट्स सच अ लवली थिंग। So velocity profile will be equal to up upon 2 and 1 plus y upon b। ये ध्यान रखना, फिर से हमारी पूरी एनालिसिस हमने सेंटर पर ही हमारी पूरी एनालिसिस हमने सेंटर पर ओरिजिन मान के की है, पहली बात। दूसरी बात, दैट गैप को टू बी अस्यूम किया है। द गैप हैज बीन अस्यूम्ड एज टू बी। मैक्सिमम वेलोसिटी का जहां तक सवाल है, मैक्सिमम वेलोसिटी वही है जो प्लेट की वेलोसिटी है, अपर प्लेट की वेलोसिटी, अपर प्लेट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी is simply maximum velocity divided by 2, and shear stress, unlike previous case, this time it is constant and it is equal to mu u plate upon 2b, म्यू यू प्लेट अपॉन टू बी। वॉल शियर स्ट्रेस, क्योंकि शियर स्ट्रेस कांस्टेंट ही है, इसलिए वॉल शियर स्ट्रेस और सारी शियर स्ट्रेस हर लेयर पे सेम होंगी। सर लेयर पे सेम होंगी ना, लेकिन एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन से तीसरे सेक्शन से चौथे सेक्शन पर जाएंगे तब तो चेंज होती रहेंगी ना। फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की good evening, respected Guruji. Dimensional analysis and turbo machinery will be completed by today itself. No, Alex, one day the schedule has been shifted by one day, and also I have decided to do this turbo thing in ATD. I'm going to complete in this part, I'm going to complete only fluid mechanics. Tomorrow we'll be done with potential flow, compressible flow, and angular momentum equation if time permits.
So there is a little restructuring, but don't worry. December last, I will complete each and everything. LXN, there is a little restructuring, okay? Now I have shifted turbo machinery part, included turbo machinery part into ATD part, applications part. Tau wall is equal to constant. अगर ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करके देखा जाए तो ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करके देखा जाए तो इस बार प्रूव किया जा सकता है। फिर से एक बार, अगर ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करके देखा जाए, इफ आई सी the drag force, how much will be the drag force? Drag force will be 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 ध्यान से समझियो, drag force will be the integral of छोटू 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 drag forces, and छोटू drag force is going to be tau multiplied by w multiplied by dx. स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया होता है फोर्स, ऐसा होता है स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। कौन है जो फोर्स को स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया लिखने पर इतना सरप्राइज्ड मुंह बनाया? टाउ की वैल्यू आप रख दो बेटा, टाउ की वैल्यू है म्यू मल्टीप्लाइड बाय यूपी अपॉन 2b एंड w, एंड क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है आप dx को सीधे सीधे इंटीग्रेट कर सकते हो 0 से लेकर l तक, and you are going to get mu multiplied by up multiplied by w multiplied by l upon 2b. W multiplied by l is nothing but area of the plate. W multiplied by l is nothing but area of the plate. Now I'm going to replace up by 2u average. up को मैं replace करेंगा 2u average से, up को replace करेंगा 2u average से, UP can be replaced as 2U average and नीचे है मेरे पास 2B। मैं इंट्रोड्यूस करेंगा रो U average एंड अगर मैं इंट्रोड्यूस करेंगा रो एंड U average, देन मुझे मिलेगा रो एंड 2B and U average upon mu and rho and U average square with half आप अलग कर लो और एरिया अलग कर लो। एक एक्स्ट्रा हाफ इंट्रोड्यूस किया है तो 4 आ जाएगा न्यूमरेटर में। बर्नौली साहब से इंस्पिरेशन लेते हुए लोगों ने कहा, ऐसा लगता है जैसे हाफ रो वी स्क्वायर, ऐसा लगता है जैसे हाफ रो वी स्क्वायर एक डायनेमिक प्रेशर का काम कर रहा, और डायनेमिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज लाइक नॉर्मल फोर्स। एंड मैकेनिक्स से इंस्पिरेशन लेते हुए लोगों ने कहा फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हुआ करता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हुआ करता है। और लोगों ने कहा अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस है और 4 कई जन्मों से डायमेंशनलेस है तो रो इंटू 2b मल्टीप्लाइड बाई यू एवरेज अपॉन म्यू भी तो डायमेंशनलेस हुआ। इस डायमेंशनलेस नंबर को लोगों ने एक नाम दिया और वो नाम है रेनॉल्ड्स नंबर, क्योंकि विस्कस फ्लो को सबसे पहले लैमिनार और टर्बुलेंट में क्लासिफाई करने का काम जिन्होंने किया था working as security guard as night shift due to money problem, working very hard to attain my need and goal. It's possible just because of you, Sarji. Alex. I know that someday some people will provide security to you. That day will come. I know. And we'll do it together. In case you face any problem, anything, just drop a message to me on WhatsApp 700-728-9510.
and every other person watching this video gets an inspiration. That's the hunger of growth in life. That's the hunger of developing yourself in life. That's the real motivation out there. That's the real motivation. Alex, just drop a message to me. But I don't want you to take those troubles permanent. They are not going to be permanent. A day will come when you are going to be guarded, believe me, when there will be security guards in your premises. So don't worry. So finally we have got the CF value. Finally we have got the CF value, CF value, CF value, and CF value is nothing but 4 divided by Reynolds number and coefficient of friction, which is defined as the Darcy's friction factor, which is defined as 4 multiplied by coefficient of friction. So why Darcy's friction factor is defined like this? That will become 16 upon Re. That will become 16 upon Re. अब सुनो, कई बार प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है जो प्लेन पॉइसनली फ्लो और काउटी फ्लो दोनों का मिक्स हो, जिसमें मोशन इसके कारण भी हो कि अपर प्लेट मूव कर रही है और प्रेशर डिफरेंस के कारण भी हो। जहां पर प्रेशर डिफरेंस के कारण मोशन होगी उसे हम कहेंगे प्लेन पॉइसनली फ्लो। पॉइसनली साहब का नाम बड़ा अजीब सा है, लेकिन प्लीज मजाक मत बनाना, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है दैट पूरी की पूरी विस्कोसिटी की यूनिट उनके नाम पर रख दी गई। द होल विस्कोसिटी यूनिट इज नेम्ड आफ्टर हिम। एंड काउटी फ्लो तो सबके नाम वैसे ही हैं। कहां तक मजाक ना बनाऊं मैं, कहां तक खुद को कंट्रोल करके रखूं। प्लेन पॉइसनली फ्लो, and this is Cauchy flow. अगर प्रॉब्लम में ऐसा हुआ दैट प्लेट भी मूव कर रही है और प्रेशर डिफरेंस भी है, प्रेशर डिफरेंस या पंपिंग भी हो रही है, तो कैसे करोगे? दोनों वेलोसिटी प्रोफाइल्स को सुपर इम्पोज कर देना। जैसे ये an oil is subjected to a Cauchy flow between one fixed and another moving parallel plate. Moving plate has constant velocity of u, clearance is h, pressure gradient such that the wall shear at the fixed plate is 0. आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया, फ्रेंड को हार्ड प्रॉब्लम हो गई थी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो अब ये इसमें क्या है? इसमें दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया है। एक प्रेशर ग्रेडियंट के कारण भी फ्लो हो रहा है। वन, द फ्लो इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट ऑल्सो, एंड अनदर द फ्लो इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ the movement of upper plate also. So you simply need to superimpose both these motions. ऐसे कैसे superimpose कर सकते? नहीं कर सकते। सच कह रहे हो आप। आपने अगर बोला ना कि ऐसे कैसे superimpose कर सकते, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे नहीं superimpose कर सकते। लेकिन जब आपको पता हो कि सब एक ही डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का वेक्टर नेचर कुछ रह ही नहीं गया, वो स्केलर बन चुका है। देन देयर इज नो वेक्टर नेचर ऑफ वेलोसिटी, इट हैज बिकम लाइक अ स्केलर। एंड इफ इट हैज बिकम लाइक अ स्केलर, बाय द वे एलेक्स, अगर आपने अभी ये 45 डेज वाला प्रोग्राम एनरोल नहीं किया है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, आई विल गिव यू एक्सेस। हाँ, डोंट वरी, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है। टेस्ट भी देते रहो, तो टेस्ट देते रहोगे तो आपको प्रैक्टिस प्रोग्राम के साथ साथ टेस्ट का भी एडवांटेज मिलता रहेगा। टेस्ट के क्वेश्चंस क्योंकि
टेस्ट के क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन डिस्कस होगा वो वेबसाइट पर ही होगा या ऐप पर ही होगा. सो आई विल प्रोवाइड दैट एक्सेस टू यू. ओके, चलो जी, चलो जी, चलो जी, लेट्स सुपर इम्पोज देम. अब यहां पर दो दो प्रेजेंट हैं, तो इन दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे. प्रेशर ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? वॉल शियर स्ट्रेस एट द फिक्स प्लेट इज जीरो. फिक्स प्लेट पे वॉल शियर स्ट्रेस जीरो हो जाए. फिक्स प्लेट मतलब नीचे वाली प्लेट पे वॉल शियर स्ट्रेस जीरो हो जाए. अब पता चला काउटी फ्लो को नीचे ओरिजिन मानकर एक्सप्लेन करना आसान होता, फिर भी तिवारी जी ने कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया था? नाउ यू नो that Cauchy flow would have been easier to be described if origin was assumed at bottom. Then why then why I assumed origin at center and why I assumed total gap as to be? You now know, because sometimes हो सकता है कि आपको प्लेन पॉइसनली फ्लो. शिवम सिंह, वो बेटा सिर्फ 45 डेज प्रैक्टिस प्रोग्राम है, मैथ्स वाला कोर्स सेपरेट है. ठीक है, मैथ्स वाले कोर्स को लेकर मैं अनाउंसमेंट करूंगा, चिंता मत करो, बहुत जल्दी. सो एक दो दिन में अनाउंसमेंट होगा. एक बार एफएम ओवर हो जाए देन अनाउंसमेंट विल हैपन. नाउ आई एम गोइंग टू सुपर इम्पोज देम. U at any given y will be equal to, एक तो प्लेट के कारण जो मोशन मिली है, 1 the motion that you have got because of plate, plus another one b square by 2 mu, another one b square by 2 mu dp by dx, and 1 minus y square by b square. सर आपने umax 1 minus y square by b square क्यों नहीं लिखा? आपने umax 1 minus y square by b square क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता तो umax होता, बट क्या रिजल्टेंट मोशन में वो umax होगा? नहीं. In the resultant motion, this quantity is not necessarily going to represent umax. In the resultant motion, this quantity minus b square by 2 mu dp by dx is not necessarily going to represent umax. अभी आपको बोला है क्या टाउ जीरो है कहां? फिक्स प्लेट यानी y इज इक्वल टू माइनस बी पर. कैलकुलेट करो. टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy. म्यू du बाई dy, सो म्यू up अपॉन 2b, एंड इसमें आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू and dp by dx and 0 minus, by the way म्यू से मल्टीप्लाई करो, and 2y अपॉन b स्क्वायर. या आपको दोनों में मालूम है shear stress, so you can do the things. Not a problem really. So now we are going to get resultant shear stress mu up upon 2b, and 2 म्यू ने 2 म्यू को मार दिया, 2 म्यू ने 2 म्यू को मार दिया, एंड बी स्क्वायर ने बी स्क्वायर को मार दिया. तो आई एम लेफ्ट विद y dp by dx, y dp by dx. y की वैल्यू रख दो माइनस बी बाई टू. Put the value of y minus b by 2, क्योंकि वॉल पे shear 0 है. At the wall shear is 0, so I'm going to get mu up upon 2b, mu up upon 2b, and y is nothing but minus b wall पे and dp by dx, but wall पे shear stress 0 है.
at the wall, shear stress is 0. So I'm going to get dp by dx is equal to mu up upon 2b square. Mu up upon 2b square. बट 2b स्क्वायर को b को रखो आप h बाई 2. b को क्योंकि टोटल गैप h गिवन है और आप जानते हो b मतलब आधा गैप. Total gap is given as h and you know that b means what? b means आधा gap. Mu u upon 2b square. अगर इतना प्रेशर ग्रेडियंट ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो आपको shear stress 0 मिल जाएगा. आपके माथे पर ये निशान कैसा है? क्रिकेट का. लेमिनार में ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं देखे थे. हैट्स ऑफ टू यू. आप एक्चुअल गेट में जाओगे तो मेरे से किए हुए किसी भी टॉपिक में आपको फिर ये नहीं होगा कि पता नहीं मैं जितना करके गया हूं वो उससे बाहर तो कहीं कुछ नहीं आ जाएगा. Every single possibility. So I'm going to get dp by dx is equal to mu u upon 2b square. dp by dx is equal to mu u upon 2b square. क्योंकि टोटल गैप आपको 2h, टोटल गैप आप 2b अज्यूम करते हो लेकिन क्वेश्चन में h गिवन है तो b को रिप्लेस कर दो प्लीज. रिप्लेस b here as h by 2 and you are going to get 2 mu u upon h square. Last option is correct. Last option is correct. आपको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फ्लो दे दिया जाए आपको बस इतना ध्यान रखना दैट आप दोनों वेलोसिटीज को सुपर इम्पोज करके फिर न्यूटन्स लॉ यूज करके टाउ कैलकुलेट कर सकते हो. आप दोनों वेलोसिटीज को सुपर इम्पोज कर लेना बस. और उसके लिए जरूरी है कि दोनों वेलोसिटीज को डिस्क्राइब करने का ओरिजिन सेम हो. उससे आसान हो गया. एग्जैक्टली. So whenever you get such a problem where pressure difference is also responsible along with the motion of the upper plate, simply superimpose both the velocities. ये दो velocities आपने जो देखी हैं इन्हें superimpose कर दो. ये वाली और ये वाली. हाँ बस उसमें फिर um मत लिखना. उसमें minus b square by 2 mu dp by dx लिखना. Then in place of that please write minus b square by 2 mu dp by dx. Cool. Even आप फिर maxima वगैरह भी find out कर सकते हो in that combined resultant velocity. In that combined resultant velocity you can find out maxima etc. मैं आपको ले चलता हूं लैमिनार फ्लो के तीसरे केस पर. I now take you to third case of laminar flow. I now take you to third case of laminar. ध्यान से समझियो. I now take you to laminar viscous internal flow का तीसरा केस. एंड तीसरा केस है एक सर्कुलर सर. ये .info वाला लिंक आप भी बनाइए और उस पर क्लिक करते ही आपकी टेस्ट सीरीज खुलनी चाहिए. एक सर्कुलर पाइप में होने वाला फ्लो आप ऑलरेडी जानते हो कि थोड़ी दूर पर जाकर ये एक्सियल वेलोसिटी दोनों तरफ से मर्ज होगी और दोनों क्या चारों तरफ से मर्ज होगी और चारों क्या पांचों तरफ से मर्ज होगी
और पांचों क्या, 10 तरफ से मर्ज होगी, क्योंकि सब तरफ सब तरफ सब तरफ सब तरफ सब तरफ बाउंड्री है। तो फाइनली मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। फाइनली यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस। टॉप पर बाउंड्री जीरो वेलोसिटी, बॉटम पर बाउंड्री जीरो वेलोसिटी, टॉप पर बाउंड्री जीरो वेलोसिटी, बॉटम पर बाउंड्री जीरो वेलोसिटी, एंड सेंटर पे मैक्सिमम। फ्रंट पे बाउंड्री जीरो वेलोसिटी, रियर पे बाउंड्री जीरो वेलोसिटी, एंड सेंटर पे मैक्सिमम, एंड सेंटर पे मैक्सिमम। टॉप पर वेलोसिटी जीरो, बॉटम पर जीरो। ये एक पैराबोलॉइडल टाइप कुछ मिलेगा, लेकिन क्यों ना हम अपनी कहानी को वैसे ही कंप्लीट करें जैसे अभी तक हम कंप्लीट करते आए हैं। लेट्स कंप्लीट आवर स्टोरी इन द एग्जैक्टली इन द सेम वे जस्ट लाइक वी कंप्लीटेड। Let's complete our story exactly in the same way that we completed. Continuity is what? Continuity is del V R by del R plus del V theta by R del theta plus del axial velocity by del axial direction, del axial velocity plus del axial direction। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कंटिन्यूटी में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाया करता है। क्या कोई रेडियल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है? क्या कोई रेडियल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है? इज देयर एनी रेडियल वेलोसिटी? रेडियल वेलोसिटी एग्जिस्टिंग। रेडियल वेलोसिटी एग्जिस्ट तब करती ना जब पाइप के सरफेस पर आप होल कर दो, पाइप के सरफेस पर होल कर दो, तब जाकर ऐसे 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 फ्लो निकलने लगेगा बाहर की तरफ। भाई साहब, रेडियल वेलोसिटी तो नहीं एग्जिस्ट कर सकती। सो देयर इज नो रेडियल वेलोसिटी एग्जिस्टिंग, देयर इज नो रेडियल वेलोसिटी एग्जिस्टिंग। एंड एजीमुथल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है क्या? हाँ, काहे नहीं। पार्टिकल्स बीच में एक सेक्शन पर रुकेंगे और अचानक से बोलेंगे कि थोड़ा बिल्कुल रॉक टाइप गाना लगा दो, एकदम झूमने नाचने घूमने का मन हो रहा है यहीं पर। एजीमुथल वेलोसिटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब समझे दया, एक्सियल वेलोसिटी एक्सियल डायरेक्शन में वेरी नहीं हो सकता। मैंने तो पहले ही कहा था, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? इसका मतलब एक्सियल वेलोसिटी एक्सियल डायरेक्शन में चेंज नहीं हो सकता। मैंने तो पहले ही कहा था, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। Momentum equation we will write. Momentum equation we will write for axial direction only. Axial direction only. If I write for axial direction only, I'm going to get pressure gradient in axial direction plus pressure gradient in axial direction plus del square of axial velocity plus del square of axial velocity plus rho g। सर आपने पिछले केसेस में तो नहीं लिया था, पिछले केसेस उतने उतने एक्सटेंसिव नहीं थे, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया था। बट एक्चुअली ग्रेविटी को लेकर भी एनालिसिस की जा सकती है। एक्चुअली द एनालिसिस कैन बी डन यूजिंग ग्रेविटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, if pipe is making theta from horizontal, if pipe is making theta from horizontal, then rho g will make 90 minus theta from horizontal. No, no, I'm so sorry. Yes, from pi, rho g will make 90 minus theta from the direction of pi. तो बॉडी फोर्स कितना हो जाएगा? बॉडी फोर्स हो जाएगा rho g into cos 90 minus theta, which is nothing but sin theta, is equal to rho multiplied by f। f होता है क्या? एक्सियल कंपोनेंट f का क्या हो जाएगा? एक्सियल कंपोनेंट f का आसान है,
अगर रेडियल कंपोनेंट या एजीमुथल कंपोनेंट होता तो शायद थोड़ा चैलेंजिंग होता। एक्सियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज एक्चुअली इजी। एक्सियल कंपोनेंट तो ये मुंह मत बनाओ, मैंने ये सर आप प्रोडक्शन भी करवाएंगे तो प्लीज नॉन ट्रेडिशनल और सीएनसी वाला पार्ट भी करवा देना। ओके जी, श्योर श्योर थिंग श्योर थिंग श्योर थिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब बाकी सब अब सोचना शुरू किए कि अरे ये ऐसे तपाक से सर क्या बोल गए। सब धीरे 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 आपके सामने रिवील होता रहेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। एक्सियल डायरेक्शन में अगर मैं अप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा del p by del s and mu del square u, and then my dear friends we are going to get the body force, and the body force is rho g, and अगर पाइप थीटा एंगल पर है तो ये 90 माइनस थीटा पर हो जाएगा, और जाहिर सी बात है फ्लो के ऑपोजिट है ये, तो रो जी इंटू साइन थीटा विद माइनस साइन इज इक्वल टू रो इंटू एक्सियल एक्सिलरेशन तो आसान होता है, del u by del t प्लस del u by del r प्लस del u by del r प्लस u del u by del r. Oh, I'm so sorry. Del u 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 del u. एक तो जगह नहीं बचती, फिर गुस्सा आती है मुझे, और तब मेरा मन करता है कि लगाओ 3 बोर्ड लंबे लंबे ऑफलाइन में। del u del u del u del u साइन r थीटा एक्सियल vr v थीटा एक्सियल। रेडियल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है क्या? नॉट अनलेस यू मेक सम होल्स। जब तक कुछ होल्स ना हो जाएं पाइप में फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा। एजीमुथल वेलोसिटी दैट मींस रोटेशनल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है क्या? रोटेशनल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है क्या? रोटेशनल वेलोसिटी बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है। फ्लूइड एक ही जगह पर खड़ा होकर चक्कर लगाएगा। स्टेडी होने के कारण del u by del t 0 हो जाएगा। साइन थीटा को मैं लिख सकूंगा, साइन थीटा आई कैन राइट एज del y अपॉन del s। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं del y by del s। अभी आइलर्स इक्वेशन अलोंग स्ट्रीम लाइन और आइलर्स इक्वेशन परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइन पढ़ाते समय मैंने ये बताया सिखाया है। अलोंग द स्ट्रीम लाइन एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइन जब मैंने आइलर्स इक्वेशन सिखाया था तो मैंने इस बात को बताया है। रोजी साइन थीटा, एंड साइन थीटा कैन बी रिटन एज, साइन थीटा कैन वेरी क्लियरली बी रिटन एज डेल्टा y अपॉन डेल्टा s, because this angle is theta। तो साइन थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं डेल्टा y अपॉन डेल्टा s। अभी जादू देखना, जादू 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 जादू, यू सी द जादू। माइनस रो जी साइन थीटा कैन बी रिटन एज डेल्टा y अपॉन डेल्टा s, and right hand side is 0, right hand side is 0, so you are going to get del p by del s and rho g del y by del s, दोनों पॉजिटिव ना सर? ये तो बर्नौलीज इक्वेशन जैसा दिखने लग गया। हाँ 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 हाँ। मैं रोजी कांस्टेंट होने के कारण रोजी को अंदर लिख लूंगा तो मुझे मिल जाएगा del p by del s प्लस del of rho g y by del s, del of rho g y by del s प्लस mu del square of u is equal to 0। अब ना p प्लस रो जी वाई को मैं पीजोमेट्रिक प्रेशर नाम दे दूंगा, जिसमें प्रेशर तो कवर हो ही जाए प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी कवर हो जाए। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द नेम p प्लस रो जी वाई पीजोमेट्रिक प्रेशर।
All subjects is equal to all unmatchable is equal to Marut sir. Ujjwal Kumar, thank you so very much. It's really very encouraging. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so very much. Mu del square by del square u. Del square u का मतलब del square u by del r square plus del square u upon r square del theta square plus del square u upon del s square. काश काश इतने में कहानी खत्म हो जाती। इस सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बहुत अजीब हैं। एंगुलर वेलोसिटी से लेकर एक्सेलरेशन से लेकर कंटिन्यूटी इक्वेशन से लेकर और इवन लैप्लासियन ऑपरेटर तक एक एक्स्ट्रा टर्म ये छोड़कर ही जाते हैं। ये कहते हैं कि हमको लाइटली मत लेना कि कार्टेशियन के लिए रट लिया तो हमको रट लिया। एंगुलर वेलोसिटी में आता था v थीटा बाई r, एक्सेलरेशन में आता था माइनस v थीटा स्क्वायर बाई r और v r v थीटा बाई r, v r v थीटा बाई r। कंटिन्यूटी में सिलिंड्रिकल कंटिन्यूटी में आता है v r बाई r एक्स्ट्रा टर्म। सिमिलरली डेल स्क्वायर में आता है एक एक्स्ट्रा टर्म, डेल स्क्वायर में आता है एक एक्स्ट्रा टर्म r डेल बाई डेल r, r del by del r। people, unfortunately कार्टेशियन सिस्टम में सर ये सब करने की क्या जरूरत है? सीधे वेलोसिटी प्रोफाइल लिख दीजिए पैराबोलिक और मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सप्रेस कीजिए और खत्म कहानी। और आई एम लाइव नाउ, कैन यू प्लीज एलेबोरेट मर्ज वाला क्वेश्चन में टाउ वॉल 0 क्यों लिया? मैंने थोड़ी ना 0 लिया बप्पा, मैंने 0 नहीं लिया। मैं क्या करूं जब क्वेश्चन कहता है कि अगर वॉल शियर एट फिक्स प्लेट इज 0। आपका क्वेश्चन अगर ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है तो वो मैं जरूर डिस्क्राइब कर सकता हूं। इफ योर क्वेश्चन इज हाउ कैन दिस हैपन, दैट आई कैन डिस्क्राइब फॉर श्योर। काउटी फ्लो के कारण लोअर प्लेट को सभी जगह एक कांस्टेंट टाउ फील होगा। बट अगर दोनों प्लेट स्टेशनरी होते और फ्लो के ऑपोजिट एक प्रेशर ग्रेडियंट होता तो उसके कारण शेयर लीनियरली चेंज होता और ऐसा होता एक ऑपोजिट प्रेशर ग्रेडियंट अप्लाई करके आप हमेशा ये अचीव कर सकते हो कि एक वॉल पर shear 0 हो जाए। एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, एग्जैक्टली, इट इज एन एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। इसका मतलब ये ध्यान रखना टॉप वाली वॉल पे डबल हो जाएगा, टॉप वाली वॉल पे दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज जुड़ेंगी। कूल, चलो जी। तो अनफॉर्चुनेटली, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। अनफॉर्चुनेटली डेल स्क्वायर की डेफिनेशन होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। बट सिलिंड्रिकल सिस्टम में डेल स्क्वायर की डेफिनेशन होती है, सिलिंड्रिकल सिस्टम में डेल स्क्वायर की डेफिनेशन होती है डेल स्क्वायर बाई डेल आर स्क्वायर,
and del square by r square del theta square or del square by del z square. अनफॉर्चुनेटली जैसे सारे एक्सेलरेशन में एक एक्स्ट्रा टर्म आया माइनस वी थीटा स्क्वायर बाई आर और वी आर वी थीटा बाई आर. एंगुलर वेलोसिटी में एक एक्स्ट्रा टर्म आया वी थीटा बाई आर. In the angular velocity, again we have one extra term v theta by r. Acceleration we have one extra term v theta square by r, and azimuthal acceleration we have one extra term v r v theta by r. Continuity, differential form of continuity, we have one extra term v r by r. Similarly, my dear friends, there is 1 1 1 1 r del by del r. One extra term will come here as well. शायद ये 1/r del by del r होगा. यस. अब ये एक्स्ट्रा टर्म क्यों आया वो सब डिस्क्राइब करने का यहाँ पर ना तो टाइम है ना स्कोप है. So del square u by del s square and 1/r del u by del r. This is one extra term coming in. P plus rho g y को आज के बाद से हम लोग piezometric pressure या P star कहा करेंगे. So I get dp star upon ds. I get dp star upon ds. बेटा बस एक 5 मिनट and we are almost done with internal flow. u s का फंक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी. फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी सेम कहानी. सेकेंड लाइन में म्यू डेल स्क्वायर यू नेगेटिव होना चाहिए ना वहां. क्यों नेगेटिव नहीं होना चाहिए? वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आप सीधे सीधे बोलो ना कि सर नेवियर स्टोक्स इक्वेशन प्रूव करके दिखा दो. क्योंकि बाकी सब तो मैंने कर ही रखा है. ये इतना पार्ट मैंने डिराइव किया, ये पार्ट भी मैंने डिराइव किया, ये पार्ट भी मैंने डिराइव किया, ये वाला पार्ट ही मैंने डायरेक्टली आपको बताया है. साइन चेंज हुए ना. ओके, आई एम सो सॉरी. यहां की बात कर रहे हैं आप. ओके ओके ओके. प्रेशर प्लस ग्रेविटी को मिलाकर मैं डिफाइन करने वाला हूं पीजोमेट्रिक प्रेशर. क्योंकि सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी. डेल स्क्वायर यू बाई डेल एस स्क्वायर 0 हो गया और थीटा में वेलोसिटी का वेरिएशन नहीं हो सकता. कोई बताएगा क्यों? थीटा में वेलोसिटी का वेरिएशन नहीं हो सकता. कोई बताएगा क्यों? वाई 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 वेलोसिटी कांट वेरी इन थीटा डायरेक्शन. वाई वेलोसिटी कांट वेरी इन थीटा डायरेक्शन. क्योंकि अगर थीटा में वेलोसिटी वेरी कर रही होती, देखो ध्यान से समझियो, अगर थीटा में वेलोसिटी में मान लो थोड़ी देर के लिए कि थीटा में वेलोसिटी वेरी हो सकती है, देन एक गिवन आर पर सभी थीटा पर वेलोसिटी जीरो क्यों है? अगर वेलोसिटी एक्चुअली थीटा का फंक्शन है तो r इज इक्वल टू कैपिटल R पर सारे पॉसिबल थीटा वैल्यूज पर वेलोसिटी सेम क्यों है? इफ velocity is a function of theta, then how and why the velocity is a function of how and why the velocity is same at all possible theta values at one given r. क्योंकि अब वेलोसिटी सिर्फ
r का ही फंक्शन बचो, वेलोसिटी इज नाउ रिमेनिंग अ फंक्शन ऑफ r अलोन, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव को तिवारी जी टोटल डेरिवेटिव लिखना पसंद करेंगे। अगर मैं r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दूं, if I multiply by r and divide by r, डिवीजन वाला r बाहर ले लूं, डिवीजन वाला r बाहर ले लूं और मल्टीप्लिकेशन वाले r को अंदर ले जाऊं, तो मुझे मिल जाएगा 1 एंड du बाई dr। अंदर झांक कर देखें अगर आप, अंदर झांक कर देखें अगर आप, ऐसा लगेगा आपको, अंदर झांक कर देखें अगर आप, ऐसा लगेगा आपको जैसे फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव हो। इट सीम्स एज इफ it is the derivative of product of two functions, so it's like d by dr of r du upon dr, d by dr of r du upon dr is equal to 1 upon mu dp star upon ds। ये ध्यान रखना, ग्रेविटी का इफेक्ट इंक्लूड करके ये पूरी एनालिसिस की गई है। दिस होल एनालिसिस हैज बीन डन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सो r du by dr, r du by dr इस तरफ और उस तरफ आप ले जाओगे तो आपको मिल जाएगा 1 upon mu dp star, 1 upon mu dp star upon ds and r dr। Guys, now you integrate, so left hand side you will get r du by dr and right hand side you will get r square by 2 mu dp star upon ds, r square by 2 mu dp star upon ds plus a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, सिमेट्री की वजह से a 0 हो जाएगा, a will become 0, ब्ला ब्ला ब्ला, फाइनली आपको मिलने वाला है ऐसा कुछ। अब और एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं इसको, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट फर्दर फ्रॉम हेयर। आपको यहां तक जो मिला है इसको फर्दर आप अगर एक बारी और इंटीग्रेट करोगे, r du by dr is equal to r du by dr is equal to r square by 2 mu dp star by ds plus a, r square by 2 mu dp star by ds plus dp star by ds plus a। एक बारी और इंटीग्रेट करके फाइनली ए बी की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, r square by 4 mu dp star by ds, dp star by ds and 1 minus small r square upon capital R square, 1 minus small r square upon capital R square। एक पेज में ऑल आया बराबर रुका प्लस गया एंड सिलिंड्रिकल पार्ट का किस इक्वेशन में क्या ऐड होता है, समरी फॉर्मेशन में दे सकते हो क्या? एक पेज में सारे आया बराबर रुका प्लस गया मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। मैंने एक पेज में आया बराबर रुका प्लस गया मास से लेकर, मोमेंटम से लेकर, एनर्जी से लेकर, एंट्रोपी से लेकर एक्सर्जी तक सारे दे रखे हैं। रही बात सिलिंड्रिकल सिस्टम वाले की तो वो मैं बना दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम, दैट आई विल डू। गाइस, यू मिल गया तो यू मैक्स मिल गया, यू मैक्स मिल गया तो यू एवरेज आप कैलकुलेट कर लोगे बड़े आराम से। इनफैक्ट इसका यू एवरेज मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है शायद आपको तीसरे चैप्टर में, इन द थर्ड चैप्टर probably we calculated। So once you know u value, naturally you know that maximum velocity will take place at r is equal to 0। चारों तरफ बाउंड्री होने के कारण नो स्लिप नो स्लिप नो स्लिप नो स्लिप नो स्लिप, maximum velocity will take place, maximum velocity will take place at r is equal to 0। But don't just imagine this parabola in vertical plane,
इमेजिन दैट पैराबोला इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑल्सो। एक्चुअली एक टंग क्लीनर लो और उस टंग क्लीनर की दोनों टांगों को पकड़ो, दोबारा सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, कर दूंगा। एक टंग क्लीनर ले लो और उस टंग क्लीनर की दो, या एक पैराबोला लो और पैराबोला की दोनों टंगड़ियों को पकड़ो। एक पैराबोला लो और उस पैराबोला की दोनों टांगों को पकड़ो, और दोनों टांगों को पकड़ के बिल्कुल जैसे कार की स्टीयरिंग घुमाते हो, जस्ट लाइक कार की स्टीयरिंग घुमाते हो वैसे घुमा दो, वैसे घुमा दो। तो ये पूरा पैराबोला नहीं, ये पैराबोलॉइड हो जाएगा। कल भी आइलर्स इक्वेशन का रिजिड बॉडी रोटेशन वाला एप्लीकेशन जो था, वहां पर आपने देखा है, और मैंने आपको बताया था कि एक पैराबोलॉइड के अंडर का वॉल्यूम उसको कंटेन करने वाले सिलेंडर के वॉल्यूम का हाफ होता है। वन द वॉल्यूम ऑफ अ पैराबोलॉइड इज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कंटेनिंग इट। एनीवेज मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा? मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा, maximum velocity will naturally take place at r is equal to 0, at r is equal to 0। so r is equal to 0 रख दोगे तो maximum velocity आपको मिल जाएगा r square by 4 mu dp star upon ds। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, dp star में सिर्फ प्रेशर नहीं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी रो जी वाई भी इंक्लूडेड है। dp star में not only pressure is included but also rho g y is included। एक बार u max मिल गया तो क्यों ना आप इस पूरे टर्म को u max से रिप्लेस कर दो, देखने में थोड़ा अच्छा लगने लग जाएगा। velocity profile will start looking a little more systematic। velocity profile will start looking a little more systematic। now you are going to calculate the average velocity। how do you calculate the average velocity? एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी वो है जिसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्चार्ज मिल जाए। लेकिन कहते तो ये भी है कि डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम अंडर वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व के इक्वल। डिस्चार्ज इज नथिंग बट इक्वल टू वॉल्यूम अंडर वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व। वॉल्यूम अंडर वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व इज वॉल्यूम अंडर वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व इज पाई आर स्क्वायर यू एम बाई 2। इसको कंटेन करने वाले सिलेंडर के वॉल्यूम का हाफ, इसको कंटेन करने वाले सिलेंडर के वॉल्यूम का हाफ। सर ये शॉर्टकट कहां से आया? खोपड़िया से। पटक के मारूंगा, मैं बता रहा हूं, मैंने पूरा एक्सप्लेन आपको दिखाया थर्ड चैप्टर में जब मैं फ्लो रेट्स पढ़ा रहा था। इन द थर्ड चैप्टर व्हेन आई वाज टीचिंग फ्लो रेट्स आई एक्चुअली डिस्क्राइब्ड दिस होल थिंग। ये हाइलाइटर साथ में नहीं जाएगा क्या? अच्छा, आप अगर ना सेटिस्फाई होने वाले लोगों में से हैं तो आप इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर लें। इफ यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी जिसको चुल रहती है ना? अच्छा, ये चुल जितनी मिटानी है यहां मिटा लो, कृपा करके एक्चुअल गेट में मत करने लगना। एक्चुअल गेट में कुछ स्टूडेंट्स अपने ही सॉल्यूशन, अपने ही आंसर से सेटिस्फाई नहीं होते और बार बार डिराइव करके देखते रहते हैं। प्लीज डोंट डू दैट इन एक्चुअल गेट, ओके? सो जस्ट इन केस इफ यू डोंट agree with that, absolutely no problem, take one chotu little area and calculate discharge on that chotu little area। calculate discharge on that chotu little area and then integrate that ring from 0 to r to calculate total discharge। simplify करके देख लेना बच्चे। u की वैल्यू रख दो, u max 1 minus r square upon r square। so I'm going to get u average multiplied by r square is equal to u average multiplied by r square is equal to 2 and 0 से लेकर कैपिटल R तक u को मैं रिप्लेस कर सकता हूं u max and 1 minus r
square upon r square will become r minus r cube upon r square, r minus r cube upon r square dr। अब तो यार अब इंटीग्रेट कर लेना प्लीज यार, अब इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई कर लेना प्लीज। Now you integrate and you simplify, you are going to get u average is equal to u max multiplied by 2. U average is equal to u max multiplied by 2. Wall shear, 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 shear. Calculate कर लो। Let's calculate shear, shear. U is equal to u max 1 minus r square upon r square. Tau will become equal to mu du by dr. Mu du by dr will give you 2 mu u max upon r। u max को आप चाहे तो 2u average से रिप्लेस कर दें, so 4 mu u average upon r। अगर मैं u max को r स्क्वायर अपॉन 4 म्यू r स्क्वायर अपॉन 4 म्यू dp स्टार अपॉन ds लिख दूं, तो अगर मैं u max को r स्क्वायर अपॉन 4 म्यू dp स्टार अपॉन ds लिख दूं, तो क्या ये हो जाएगा, म्यू ने म्यू को मार दिया, r ने r को मार दिया, then I'm going to get tau is equal to minus r by 2 dp by ds। tau is equal to minus r by 2 dp star upon ds। ध्यान रखना मैंने प्रेशर के साथ साथ ग्रेविटी का इफेक्ट भी लिया है। Hi sir from civil branch, can you please tell me when are you going to start maths and in which platform, and if possible can you please tell me about the price also? Kartikeya, I'm starting maths from 15th of December on www.unmatchable.in. 1 or 2 days announcement will be done। आज 9 तारीख है, announcement 11 को होगा। There will be an announcement regarding this on 11th, and price will be very 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 reasonable। प्राइस बिल्कुल बहुत रीजनेबल होगा और गारंटी होगी कि 13 में से 11 मार्क्स पढ़ाए हुए सिखाए हुए आएंगे मैथ्स के एक्चुअल गेट में। सो टाउ इज इक्वल टू माइनस r by 2 dt स्टार अपॉन, नो मैथ्स का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं है, जब तक मैं अनाउंस नहीं करूंगा तब तक लिंक नहीं डालूंगा। आई विल अनाउंस इट डे आफ्टर टुमारो। सो टाउ, क्योंकि कल फ्लूइड मैकेनिक्स का लास्ट डे है, फ्लूइड मैकेनिक्स ओवर हो जाएगा, परसों फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, फिर परसों कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, तो मैं मैथ्स का कोर्स अनाउंस करूंगा। हाँ जी, अनमैचेबल साइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। यस, टाउ इज इक्वल टू दिस मच दिस मच दिस मच दिस मच दिस मच। मैं इसको r डेल्टा p by 2l ऐसा लिखा करूंगा। आई विल राइट इट एज r डेल्टा p by 2l। ध्यान रखना p में p प्लस रो जी वाई, ग्रेविटी भी इंक्लूडेड है। मैक्सिमम शेयर बेटा कहाँ होगा, अगर r के साथ तुम यू मैक्स का किए आप, भूख लग गया था एक्चुअली, एक सेकंड, सब सही किए हैं, कुछ गलत नहीं है, डोंट वरी, बस टाउ वॉल लिख डाले। अब फॉर्मूला याद रहता है सब, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसे मतलब सब एकदम रोम रोम में बसा हुआ है, क्या करें। तो जनरल टाउ लिखने के बजाय टाउ वॉल लिख डाला था मैंने। Instead of writing general tau at any location small r, I actually described tau wall। Now you write tau wall। tau wall के लिए r को कैपिटल R रख दो। It's a linear, but it's some kind of weird linear। It's a linear distribution, but some kind of weird linear distribution, and not even like torsional shear। टॉर्सनल शेयर वाला लीनियर और ये लीनियर दोनों अलग अलग हैं।
टॉर्सनल शियर जो आप देखते हो सोम में, वो शियर ऐसा होता है, सर्कमफेरेंशियल शियर होता है। दैट इज सर्कमफेरेंशियल शियर, दैट इज सर्कमफेरेंशियल शियर। ये तो पाइप में फ्लो होती हुई लेयर से 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 लेयर के बीच की शियर है, और इसलिए ये पाइप की लेंथ के अलॉन्ग डेवलप हो रही है। This is the shear developing from one layer to another 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 layer, having zero value at the center and maximum value at the wall. So this linear distribution is, if you imagine this linear distribution only in vertical direction, you are doing it wrong. This linear distribution you will have to assume. This linear distribution you will have to assume in all possible 360 degrees. This linear distribution you will have to assume in all possible 360 degrees. सारे 360 डिग्रीज में ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन इमेजिन करना होगा। फिर चाहे आप एक हॉरिजॉन्टल डाया पर इमेजिन कर लें या फिर आप एक वर्टिकल डाया पर इमेजिन कर लें। Whether you can imagine that on a horizontal dia or you can imagine that on a vertical dia. अब यार बताओ, लोग आकर गेट रैंक पूछते हैं, गेट रैंक, गेट रैंक, सीरियसली। 2 घंटे बैठ के पढ़ो तो सही यार, आपको पता चलेगा। एक्सिस सिमेट्रिक, एग्जैक्टली। बट टॉर्सनल शियर जो सोम में आप पढ़ते हो, torsional shear that you study in SOM, that is a different thing. Torsional shear that you study in SOM, that is circumferential thing. And this one is not circumferential. This one is not circumferential. This one is developing from between one layer to another layer to another layer to another layer. एनीवेज वॉल पर चारों तरफ मैक्सिमम होगी, कहने का मतलब है वॉल पर 360 डिग्री में सभी जगह मैक्स 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 मिलेगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगा 2 म्यू यू मैक्स अपॉन आर, एंड वो मैक्सिमम वैल्यू होगा 4 म्यू यू एवरेज अपॉन आर। यू मैक्स को अब अगर मैं रख दूं, यू मैक्स को अब अगर मैं रख दूं आर स्क्वायर बाई 4 म्यू dp star upon ds, dp star upon ds। r ने r को मार दिया और एक म्यू ने एक म्यू को मार दिया, 2 ने 4 को छोटा कर दिया। फाइनली मुझे वॉल शियर स्ट्रेस मिल जाता है -r/2 एंड dp स्टार अपॉन ds। मैं तो इसे r डेल्टा p बाई l ज्यादा याद रखने लायक कंडीशन में है, इसलिए वैसे याद रखना प्रेफर करूंगा। आई वुड लाइक टू रिमेंबर इट लाइक आई हैव वन डाउट ड्यूरिंग फाइंडिंग द डिस्चार्ज, व्हाई टेक द एवरेज वेलोसिटी। अरे आप एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन ही नहीं समझ पाए, आप एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन ही नहीं समझ पाए। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। छोटा 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 छोटा। बॉडी का वेट हर पॉइंट पर लगता ही रहता है, लगता ही रहता है, लगता ही रहता है, लगता ही रहता है। बाल से लेकर नाखून तक और पंजों से लेकर दांत तक सबका अपना कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ वेट है। सबका अपना कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ वेट है। आप कहते हो अगर अगर एक ऐसा सिंगल वेट होता, अगर एक ऐसा सिंगल वेट होता जो किसी रेफरेंस के अबाउट उतना ही और वैसा ही मोमेंट प्रोड्यूस कर देता, है क्या वो? नहीं। एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने का पर्पस, अगर एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिंगल इक्विवेलेंट वेट होता
जो किसी भी एक्सिस के अबाउट उतना ही मोमेंट दे देता जितना मोमेंट छोटे 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 एक्चुअल फोर्सेस ने दिया, तो हम उस हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल सिंगल इक्विवेलेंट वेट को रिजल्टेंट कहते, और जहां पर उसे एक्ट करता हुआ मान सकते, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते। एक्चुअली है क्या? नहीं। इज दैट द रियलिटी? नो। इज दैट द रियलिटी? नो। इज दैट द रियलिटी? नो। पीपल सेड दैट हर पॉइंट पर अलग वेलोसिटी, 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 अलग वेलोसिटी। डिस्चार्ज क्या होगा? डिस्चार्ज मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। डिस्चार्ज मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। एंड निखिल, ये मैं प्रूव कर चुका हूं। डिस्चार्ज मैंने आपको प्रूव करके दिखाया दैट एक एरिया अगर ds डिस्टेंस से ट्रेवल किया dt टाइम में, तो कितना वॉल्यूम ट्रेवल किया आपने? dA मल्टीप्लाइड बाई ds। यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ट्रेवल करोगे? dA मल्टीप्लाइड बाई ds बाई dt। ds बाई dt को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी, सो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई dA। पूरे एरिया पर पूरे एरिया पर पूरे एरिया पर पूरे एरिया पर कैलकुलेट करने के लिए नेचुरली आपको इंटीग्रेट करना होगा। पूरे एरिया पर कैलकुलेट करने के लिए नेचुरली आपको इंटीग्रेट करना होगा। यही असलियत है, यही वास्तविकता है, यही रियलिटी है। यही असलियत है, यही वास्तविकता है, यही रियलिटी है। यही असलियत है, यही वास्तविकता है, यही रियलिटी है। दिस इज द असलियत, दिस इज द ओरिजिनलिटी, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रू स्टोरी। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज प्रेजेंट। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज प्रेजेंट। लोगों ने कहा। अब लोगों को कोई रोक पाया है क्या आज तक? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों ने कहा, अगर ये वेरिएबल वेलोसिटी होने के बजाय एक सिंगल हाइपोथेटिकल कांस्टेंट वेलोसिटी होती, मजा ही आ जाता, क्योंकि तब मुझे इंटीग्रेट ना करना पड़ता, और वो कांस्टेंट हाइपोथेटिकल सिंगल वेलोसिटी अगर ऐसी होती कि उससे मुझे टोटल डिस्चार्ज वही मिल जाता जो एक्चुअल डिस्चार्ज है, तो जैसे यहाँ पर हमने रिजल्टेंट फोर्स की हाइपोथेसिस डिफाइन की थी, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी की हाइपोथेसिस वैसे ही एवरेज वेलोसिटी की हाइपोथेसिस जो मैकेनिक्स में पढ़े हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हुए एवरेज वेलोसिटी के एनालॉगस डिस्कस कर दे, वो अनमैचेबल। जो मैकेनिक्स में पढ़े हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंसेप्ट को जिन्होंने अभी तक इस 45 डेज प्रोग्राम में एनरोल ना किया हो, मेक श्योर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एनरोल कर लो। 45 बेहतरीन टेस्ट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कवर करते हुए, अल्टीमेट ऑसम अमेजिंग। आपको क्वेश्चंस का ऐसा बेहतरीन कलेक्शन 499 रुपीज में और कहीं नहीं मिल सकता, और इसलिए इसे जाने मत दो हाथ से। ये प्रैक्टिस सेशन जो होता है, अगले दिन उसी टॉपिक का टेस्ट होता है दोपहर में। टेस्ट कहाँ होता है? www.unmatchable.in पर। Where that test takes place? www.unmatchable.in। ये है एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट। चलो जी, टाउ वॉल हमने फाइंड आउट कर लिया है, r डेल्टा p बाई 2l। मजे की बात ये है, टाउ वॉल का ये फॉर्मूला सिर्फ लैमिनार के लिए वैलिड होगा। टाउ वॉल का ये फॉर्मूला भी सिर्फ लैमिनार के लिए वैलिड होगा। बट मजे की बात ये है कि टाउ वॉल और डेल्टा पी का ये वाला रिलेशन लैमिनार के साथ साथ टर्बुलेंट के लिए भी वैलिड है। दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर नॉट ओनली लैमिनार बट ऑल्सो फॉर टर्बुलेंट। नॉट ओनली फॉर लैमिनार बट ऑल्सो फॉर टर्बुलेंट। क्यों? मैं ये सब प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा आपको, बस इतनी सी बात याद रख लो आपकी, ये लैमिनार के साथ साथ टर्बुलेंट के लिए भी वैलिडम भवती। दिस इज वैलिडम भवती। एक लास्ट बात जो का भो, सही तो? एक लास्ट बात
जैसे आपने प्लेन पॉइसनली फ्लो में देखा है ड्रैग की कहानी, जैसे आपने काउटी फ्लो में देखा है ड्रैग की कहानी, वैसे ही आप एचपी फ्लो में हेगन पॉइसनली फ्लो में भी देखें ड्रैग की कहानी। Just like you have seen the story of drag in case of plain Poisson flow and in case of Cauchy flow, similarly see the story of drag in case of similarly see the story of drag in case of Hagen-Poisson flow. फ्लूइड जब फ्लो होगा तो अपने साथ पाइप की दीवार को दीवार को दीवार को दीवार को दीवार को अपने साथ पाइप की दीवार को दीवार को दीवार को दीवार को दीवार को ड्रैग करना चाहेगा। फ्लूइड जब फ्लो होगा तो अपने साथ पाइप की दीवार को दीवार को दीवार को ड्रैग करना चाहेगा। सर मोशन के ऑपोजिट होती है फ्रिक्शन। बिल्कुल फ्लूइड पर मोशन के ऑपोजिट होगा, बट अगर पाइप फ्लूइड को ऑपोजिट देगा तो फ्लूइड पाइप को क्या देगा? इफ pipe will apply backward friction force on the fluid, then what the fluid is going to do on the pipe, on the pipe, on the pipe, on the pipe. ये सही है, बढ़िया लग रहा है सर। ए हेलो, तुम्हें बढ़िया लगने के लिए नहीं किया जा रहा है ये सब। तो टोटल ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगा? टोटल ड्रैग फोर्स हो जाएगा टाउ वॉल मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r multiplied by L, 2 pi r multiplied by L। टाउ वॉल को वही रखेगा 4 mu u average upon r, 4 mu u average upon r, 4 mu u average upon r, 4 mu u average upon r। r को कैंसिल मत करना क्योंकि 2 pi r l जो एरिया है उसको वैसे ही रहने दो। 2 pi r l, that area, keep it like that, surface area keep it like that। अब मैं इंट्रोड्यूस करेगा, मैंने बोला था सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी। डेंसिटी इंट्रोड्यूस करेगा करेगा, यू एवरेज इंट्रोड्यूस करेगा करेगा, एक एक्स्ट्रा 2 इंट्रोड्यूस करेगा करेगा, एंड एक और 2 इंट्रोड्यूस करेगा करेगा। दो एक्स्ट्रा 2 इंट्रोड्यूस करे क्या डिनोमिनेटर में? तो न्यूमरेटर में 4 इंट्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा। सब कुछ जो एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया है वो ब्लू से रिप्रेजेंटेड है। एवरीथिंग दैट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू। नाउ आई कैन बप्पा पांचवी। Now I can write 1 by 2 and I can write rho u average square, and I can write 4 and a and 4 and 4 16, and rho multiplied by u average multiplied by d upon mu। क्या ही तो बात है, डायनेमिक प्रेशर इनटू एरिया बनेगा नॉर्मल टोटल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स अपॉन टोटल नॉर्मल फोर्स। ये तो बचपन से आप जानते आए हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। यू नो दिस फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड, इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये ध्यान रखना, रेनॉल्ड्स नंबर डाया की बेसिस पर डिफाइंड है, ना कि रेडियस की बेसिस पर। ये कहलाता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। एंड लकीली
इंटरनल फ्लो में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ओए जैसे यहां CF आप बार बार एक्सप्रेस कर रहे हो ना वैसे हीट ट्रांसफर में नसेल्ट साहब एक्सप्रेस होंगे बार बार। जैसे यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सप्रेस कर रहे हो ना 16/Re, 12/Re, 4/Re, वैसे हीट ट्रांसफर में इंटरनल नसेल्ट्स आप कांस्टेंट रहेंगे और इस तरह से एक्सप्रेस हुआ करेंगे। एक्सटर्नल फ्लो में कांस्टेंट मेंटेन नहीं होगा। एक्सटर्नल फ्लो में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं होगा और एक्सटर्नल फ्लो में हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी कांस्टेंट नहीं होगा। इन एक्सटर्नल फ्लो friction coefficient will not remain constant। अच्छा, वो निखिल ने जो पूछ लिया था वो मैं, अरे ये लासो वाला जो सेलेक्ट किया मैं, इसको कॉपी क्यों नहीं किया? लासो सेलेक्ट, ऐसा लगता है वो टॉप पर लिखा हुआ है प्लेन ट्वाइस मैंने लिखा है, ऐसा लगता है प्लेन पैसे लिखा है। इट सीम्स एज इफ इट इज प्लेन पैसे। कंट्रोल C, कंट्रोल, अब की पेस्ट हो जाना, नहीं कसम से बता रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हेलो फ्रेंड्स, एक पेज में पूरा इंटरनल विस्कस फ्लो देख लो। कह दो उन पढ़ने वालों से हम पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा करते थे। जब मैं एस इंजीनियरिंग एकेडमी में टीचिंग के रोल के लिए इंटरव्यू देने गया तो मुझसे पूछा गया पहले पहले ही आपके फेवरेट सब्जेक्ट मेंशन कर दो, एंड आई वाज एक्चुअली एडमेंट लिटिल बिट। 10 मिनट ब्रेक दे दो, बस दे रहा हूं 10 मिनट का ब्रेक। फेवरेट क्या होता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो गार्डन है जिसमें हर रंग के फूल खिले हुए हैं, और किसी एक रंग का फूल फेवरेट कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो पूरा बगीचा ही कलरफुल है। टाउ इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 2 म्यू यू मैक्स अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। वॉल पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, और वो वॉल शियर मैक्सिमम होगी, और वो वॉल shear is going to be that wall shear is going to be
2 mu u max upon r. You can also write it in terms of average velocity 4 mu u average upon r, and you can also write it in terms of pressure gradient r delta p upon 2l. r delta p upon 2l, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने प्रूव करके दिखाया आपको 16 अपॉन आर ई। एक डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर डिफाइन किया गया जिसकी वैल्यू होती है 4 टाइम्स सी एफ, दैट विल बिकम 64 अपॉन आर ई। क्या ही तो बात है, जबरदस्त, अल्टीमेट, ऑसम, ब्यूटीफुल, द होल laminar internal flow is there in front of you. Which subject you told? मुझे बताया गया था कि मशीन डिजाइन में जरूरत है, तो मैंने बता दिया मशीन डिजाइन। From some sources, I got to know that there is a need in machine design, so I told machine design is my favorite. They said, seriously, we have a need in machine design. I said, what a coincidence. What a coincidence. Machine design is the most favorite. Wow, I love it. But I see your masters in industrial. Just because I did not get design, तो मजबूरी में लिया था। Seriously, it actually happened. भी क्या कर सकते हो आप, और झूठ भी नहीं बोला। एक हिसाब से देखा जाए तो इट्स नॉट lying, because that's what it is. I mean, that's the truth. पिटॉट ट्यूब, ये एक सेकेंड, बर्नौली का क्वेश्चन आ गया यहाँ। Pitot tube having mercury 13,600 kilogram per meter cube as manometric fluid is connected to a location r by 2 in a pipe where 3 centimeters is the pipe radius. Pipe carries a laminar fully developed flow of an IL. Rho is equal to this much and mu is equal to this much. Deflection of mercury in pitot tube is found as 12.5 mm. Taking g is equal to 10 meter per second square. Central line velocity of the flow is. That's truth with all of us doing MTech. No, for me it was not the case. I deliberately chose एमडी के समय एमडी को फेवरेट इसलिए बताया क्योंकि उस समय मुझे टीचिंग में चाहिए था रोल। इंडस्ट्रियल के समय इंडस्ट्रियल इसलिए लिया था क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने ये बताया था कि इंडस्ट्रियल में प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, एंड एक्चुअली सच था। हमारे क्लास में आईआईटी खड़गपुर में 2013 बैच में सिर्फ एक स्टूडेंट प्लेस नहीं हुआ था, वो भी उसकी खुद की गलती थी, उसने एग्जाम नहीं लिखा। सेकेंड सेमेस्टर के एक दो एग्जाम्स में उसकी प्रिपरेशन नहीं थी, तो उसने प्रोफेसर से जाके बात की कि मैं अभी नहीं दे रहा, तो दैट्स वाई उसका होल्ड पे हो गया था। अदरवाइज बेहतरीन प्लेसमेंट था, ऑसम प्लेसमेंट, एंड एवरीबडी वेंट फॉर, मतलब at that time 10 lakhs package was like a dream thing, so everything, people got that kind of package, most of the people. Pitot tube having mercury this much as manometric fluid is connected to a location r is equal to capital R by 2 in a pipe where r is equal to 3 centimeters the pipe radius. The pipe carries a laminar deflection of mercury in pitot tube is given. Take central line velocity of the flow is. बहुत आसान है, बहुत आसान है।
चलो बता दो, पिटॉट ट्यूब में डिफ्लेक्शन लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा? In this pitot tube, deflection of mercury will happen from left to right or right to left. और सबसे अच्छी बात यह है कि जिनको कोर में जाना था वो कोर में गए। मैं तो आउट ऑफ वो ग्लैमर सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़ी हुई एक सॉफ्टवेयर कंपनी में चला गया था। बाद में रियलाइज हुआ कि भाई साहब दाएं से बाएं क्यों? क्योंकि इस तरफ सिर्फ स्टैटिक रिस्पॉन्सिबल है, इस तरफ सिर्फ स्टैटिक रिस्पॉन्सिबल है और इस तरफ टोटल रिस्पॉन्सिबल है, इस तरफ टोटल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। Therefore, from the total energy side, Mercury will deflect from the total energy to static energy। टोटल एनर्जी से स्टैटिक एनर्जी की तरफ, टोटल एनर्जी से स्टैटिक एनर्जी की तरफ, and you are going to get the delta value, you are going to get the delta value। ध्यान से समझियो, इससे आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। आप जानते हो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? 2g and rho m by rho working fluid minus 1 multiplied by deflection of pitot tube, so 2 and taking g is equal to 10 meter per second square कहा गया है। They say that take g is equal to 10 meter per second square and rho m is given as 13,600 and ऑयल का कितना गिवन है? ऑयल का गिवन है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 800 kilogram per meter cube minus 1 multiplied by how much is the deflection of pitot tube? How much is the deflection of pitot tube? Deflection of pitot tube is 12.5 mm. So 12.5 mm means 0.0125 meter, 0.0125 meter। इस लोकेशन पर r is equal to capital R by 2 पर वेलोसिटी आपको पता चल जाएगी। 13,600 upon 800 minus 1 multiplied by 20 multiplied by 0.0125। ये दोस्ती 2 meter per second, 2 meter per second। but ये तो r is equal to r by 2 लोकेशन की वेलोसिटी है। लोग कहते हैं कि पाइप फ्लो में वेलोसिटी प्रोफाइल पे क्या ही क्वेश्चन बनाओगे। मैं कहता हूं कि क्यों ना आओ 4th चैप्टर और 6th चैप्टर को मिलाकर देखें। आओ 4th चैप्टर और 6th चैप्टर को क्यों ना आपस में मिलाकर देखें। Let's merge 4th chapter and 6th chapter together। 2 meter per second is the velocity at our location and our location is nothing but r by 2। our location is nothing but r by 2। r स्क्वायर ने r स्क्वायर को मार दिया, यहां से आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या ये एवरेज वेलोसिटी थी जो पिटॉट ट्यूब से मेजर की? ना, एवरेज वेलोसिटी r by 2 पर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। एट बाई 3 2.67। अरे तेरी जीत मेरी जीत, मेरी हार तेरी हार है। ऐसी दोस्ती मत नहीं होनी चाहिए जहां पे अगले की जीत को खुद की जीत बना ले और अपनी हार को तुम्हारी हार है भाई। ये मिलते हैं सर 10 मिनट के बाद 11 बजे से फिर से शुरू करेंगे। जिन्होंने अभी तक इस
45 डेज प्रोग्राम को एनरोल ना किया हो, मेक श्योर दैट आप एनरोल कर लें। जो भी आज इस प्रोग्राम में जो भी आज प्रैक्टिस हो रहा है, इसी टॉपिक का कल टेस्ट होगा और पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसी ऑसम तरीके से कंसेप्ट्स का रिवीजन प्लस कुछ प्रॉब्लम्स मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, फिर आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम देता हूं और अगले दिन टेस्ट होता है। इस ऑसम मैनर में आपको पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टेक्निकल पार्ट कवर होके मिलेगा और इसलिए मेक श्योर दैट आज के आज आप फटाफट ये 499 का कोर्स एनरोल करें। चलो दोस्त, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। सर क्वेश्चन स्लाइड प्लीज। हियर इज द क्वेश्चन स्लाइड। और फिर करते हैं हम लोग पाइप फ्लो 2.0। पाइप फ्लो 2.0 10 मिनट के बाद मिलेंगे। हाँ जी, लाइक कर दें इसे जिन्होंने ना लाइक किया हो। बिल्कुल सही बात है। I'm back, I'm back, I'm back, I'm back. बिरयानी में भी ना ना ना, आई डोंट, आई एम नॉट नॉन वेजिटेरियन। देख रहा है विनोद कैसे एक पेज पे पूरा लैमिनार इंटरनल विस्कस फ्लो एक पेज पे समा दिया गया। देख रहा है विनोद। How on one page whole laminar internal viscous flow has been accommodated. अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ वेलोसिटी प्रोफाइल याद रख के बाकी कोई भी सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, बाकी सारे आप फटाफट रिप्रोड्यूस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारे रटो। और एक चीज, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये बंदा 5 दिन पहले आपको कॉलम्स की बकलिंग और थर्मल स्ट्रेस पढ़ा रहा था। और ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। और 10 दिन पहले ये बंदा आपको अंडर डैम्ड, ओवर डैम्ड और क्रिटिकली डैम्ड वाइब्रेटरी सिस्टम्स के बारे में बता रहा था। क्या ही तो बात है। चलो जी, मैं आपको ले चलता हूं पाइप फ्लो 2.0 पर। आई टेक यू टू पाइप फ्लो 2.0। इट्स कॉल्ड पुलाव। वेज बिरयानी नहीं, वेज बिरयानी नहीं, आई हैड आलू पराठा। आई हैड आलू पराठा एंड टेस्टिएस्ट आलू पराठास। लेमिनार फ्लो का चौथा डिस्कशन, पाइप फ्लो 2.0। फ्रिक्शन के कारण लगातार 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 लगातार
लॉसेस होते ही रहते हैं। एंड क्योंकि फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी, सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी, इसलिए काइनेटिक का कोई रोल नहीं होता ये बताने में कि सर ईट्स ट्वाइस इन द नाइट एंड दैट्स व्हाई ही ईट्स quickly once. You know so much about me, Venkat. It's actually true. After the session, I'll have little, like, one paratha again, maybe. That's actually true. Anyways, so what will be the loss happening due to friction? Head loss happening due to friction is naturally going to be the piezometric head at 1 plus V1 square upon 2G minus piezometric head at 2 plus V2 square upon 2G. Piezometric head at 2 plus V2 square upon 2G. But fully developed flow की क्या निशानी, सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी। इसका मतलब फ्रिक्शन की वजह से होने वाला हेड लॉस आपको सिंपली पीजोमेट्रिक हेड लॉसेस कैलकुलेट करके मिल सकता है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसे? इसे एक्सप्रेस करना बहुत आसान है। Expressing this is rather an easy job. Expressing this in terms of parameters of pipe is rather an easy job. कैसे कैसे आप बताइए तो एक्सप्रेस करके, बहुत आसान। ये है P1 by rho g plus Y1, P1 by rho g plus Y1 and P2 by rho g plus Y2 का डिफरेंस। स्टेशन 1 पर स्टैटिक हेड जो भी था और स्टेशन 2 पर स्टैटिक हेड जो भी है, P1 plus rho g Y1, P1 plus rho g Y1 and P2 plus rho g Y2, P1 plus rho g Y1 or P2 plus rho g Y2 and this total value divided by rho g and this total value divided by rho g. Now अगर आपको याद हो P1 P plus rho g y को मैंने नाम दिया था P star. If you remember, I gave the name P star to P plus rho g y today itself. Today itself आज ही मैंने P plus rho g y को नाम दिया था P star P star P star P star. उसे मैंने कहा था पीजोमेट्रिक प्रेशर और मैंने ये भी कहा था कि ग्रेविटी का इफेक्ट इंक्लूड करके हमने पूरी एनालिसिस की है। I told you that we actually included the effect of gravity. So I'm going to get delta P star divided by rho g. Delta P star divided by rho g. But laminar flow के लिए हमने प्रूव किया है, laminar flow के लिए हमने प्रूव किया है Umax is equal to minus R square by 4 mu and delta P star upon length of the pipe. So delta P star को मैं लिख सकता हूँ 4 mu Umax L upon R square. Delta P star can be replaced as 4 mu Umax L upon R square. यूजुअली पाइप्स को डेजिग्नेट किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है डाया के टर्म्स में। पाइप इज डेजिग्नेटेड इन टर्म्स ऑफ डाया। सर विस्कस फ्लो में बर्नौली लगा सकते? मैंने कहा कब बर्नौली लगाई बताओ? मैंने कब बर्नौली लगाई? नहीं नहीं नहीं, अब जब तक लाइक्स नहीं बढ़ेंगे या तो बताओगे नहीं कि मैंने कब बर्नौली लगाई, मैं नहीं आगे बढ़ रहा। मैंने कब बर्नौली लगाई आप बता दो मुझे। मैंने इनफैक्ट बर्नौली वॉयलेट की, क्योंकि अगर बर्नौली एप्लीकेबल होती तो दोनों इक्वल हो जाते और P1 बाई रोजी प्लस Y1 और P2 बाई रोजी प्लस Y2 का डिफरेंस क्यों लिखा जाता? So I never applied Bernoulli. I'm saying they are not equal. That's equivalent to saying that Bernoulli is not applicable. Bernoulli applicable हो भी कैसे सकता है? Bernoulli
इनविसिड के लिए डिराइव किया जाने वाला एक इक्वेशन आइलर्स इक्वेशन और उससे डिराइव किया जाने वाला एक और इक्वेशन बर्नौली। ओके, so please try understanding. I'm not considering total head at 1 equal to total head at 2. Of course, kinetic head at 1 is equal to kinetic head at 2. काइनेटिक हेड एट 1 काइनेटिक हेड एट 2 के इक्वल है और इसलिए वो कैंसिल हुआ। लेकिन क्या स्टैटिक हेड इक्वल है? ना। स्टैटिक हेड्स का डिफरेंस कहां गया? फ्रिक्शन में। स्टैटिक हेड्स का डिफरेंस कहां गया? कहां गया? कहां गया? कहां गया? फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन में। काइनेटिक हेड्स क्यों इक्वल हुए? क्योंकि फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। कहने का मतलब है बेटा दैट आप अगर फ्रिक्शन की वजह से होने वाले हेड लॉसेस कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको टोटल स्टैटिक हेड का डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। यू विल हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ टोटल स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड एट 1, static head at 1 and static head at 2. Static head at 1 and static head at 2. But P1 plus rho g y1 अगर मैं न्यूमरेटर में लिख दूं अपॉन rho g and similarly P2 plus rho g y2 अगर मैं न्यूमरेटर में लिख दूं अपॉन rho g। आज ही मैंने अगर आपको ध्यान हो डिफाइन किया P1 plus rho g y1 को मैंने नाम दिया था P1 स्टार और P2 plus rho g y2 को मैंने नाम दिया था P2 स्टार। P1 plus rho g y1 I gave the name P1 star and P2 plus rho g y2 I gave the name P2 star, so it will become P1 star minus P2 star upon rho g. And then considering laminar flow, you know that U max was expressed as minus r square upon 4 mu minus r square upon 4 mu delta p star upon L। यहां से डेल्टा p स्टार को मैं U max के टर्म्स में रिप्लेस कर सकता हूं। I can replace delta p star in terms of U max। लेट्स रिप्लेस डेल्टा p स्टार क्योंकि अल्टीमेट टारगेट है हमारा फ्रिक्शन की वजह से होने वाले एनर्जी पर यूनिट वेट के लॉसेस को कैलकुलेट करना। सो आई कैन रिप्लेस 4 म्यू U max L अपॉन रो g r स्क्वायर। r को रिप्लेस करेंगे d by 2 से एंड आई एम गोइंग टू गेट 4 म्यू U max L अपॉन 4 म्यू U max L अपॉन रो g d स्क्वायर इंटू 4। अगर U max को मैं 2 टाइम्स U एवरेज लिख दूं तो मुझे फ्रिक्शनल हेड लॉसेस मिल जाएंगे। इफ आई राइट U max एज 2 टाइम्स U average, then I'm going to get the frictional head losses as 32 mu U average L 32 mu U average L upon rho g d square। U average को आप रिप्लेस कर सकते हो। डिस्चार्ज क्या होता है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई U average। डिस्चार्ज इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई U average। सो U average को आप लिख सकते हो Q अपॉन पाई आर स्क्वायर। U average can be written as Q upon pi r square। If you replace U average as Q upon pi r square and simplify this, you are going to get 128 mu QL upon rho g pi d power 4। Rho g pi d power 4। Now, I'm not satisfied. I just want to write entire thing in terms of some other factor। I'm not आप अनअकैडमी लेफ्ट कर रहे हो सर? हाँ, हाँ, मैं अनअकैडमी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने मिशन डीडीआर बैचेस को एक अलग तरह से एक अलग मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू रन करना चाह रहा था और वो चीज एक प्लेटफॉर्म के प्रोटोकॉल्स में पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। इसलिए हम रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से राहें अलग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अनअकैडमी पर कोई प्रॉब्लम थी। अनअकैडमी ने 3 साल बहुत 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 सम्मान, बहुत 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 वैल्यू दी।
It was a great experience working for that organization. But again, life, we move on, we have different priorities. I just wanted to run my batches in some disciplined monitoring manner, and that was not possible there. This is okay. Frictional head losses have been expressed like this, but I just want people wanted to express frictional head losses in terms of people wanted frictional head losses to be expressed in terms of kinetic head in the pipe, in terms of kinetic head of the pipe. उसके लिए हमें U average स्क्वायर इंट्रोड्यूस करना होगा. उसके लिए हमें U average स्क्वायर इंट्रोड्यूस करना होगा. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. सो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. 32 मेरे पास है, एंड मैं एक 32 मेरे पास है, म्यू मेरे पास है, U एवरेज मेरे पास है, एंड L मेरे पास है, एंड रो मेरे पास है, D मेरे पास है, एंड G मेरे पास है, और एक और D मेरे पास है. मैं इंट्रोड्यूस करेंगा एक 2. First of all, I'm going to introduce a separate 2. And if I'm going to introduce a separate 2, I will have 2 here. And I'm also going to introduce one extra U. Average. And then you notice that I'm left with 32 multiplied by 2 becomes 64. 32 multiplied by 2 becomes 64. And नीचे मेरे पास है रो, नीचे मेरे पास है U एवरेज, नीचे मेरे पास है D, और पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है विस्कोसिटी को मैं नीचे ले लूं. अब सभी लोग खड़े होके इमीडिएटली प्रणाम करेंगे, क्योंकि ये वो महोदय हैं जिनसे हर स्टोरी फिनिश हुआ करती है. मैंने आपको बताया that this is the climax of every story of viscous flow. रो U एवरेज D by म्यू. बचा क्या? बचा मेरे पास पाइप का लेंथ अपॉन पाइप का डाया, एक डायमेंशनलेस रेशियो, और बचा मेरे पास काइनेटिक हेड ऑफ द पाइप बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी. बट आपको नहीं लगता 64 अपॉन RE को आपने कुछ नाम दिया था? डोंट यू थिंक दैट वी गेव सम नेम टू 64 अपॉन RE? अगर आपको याद हो, वो नाम था डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर. इफ यू रिमेंबर, दैट नेम वाज डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर. माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझियो. फ्रिक्शनल हेड लॉस को आप लिख सकते 32 म्यू U एवरेज L अपॉन रो G D स्क्वायर. फ्रिक्शनल हेड लॉस को आप लिख सकते 128 म्यू Q L अपॉन रो G पाई D पावर 4. और फ्रिक्शनल हेड लॉस को आप लिख सकते FL बाई D U average square upon 2G. Frictional head loss you can write as 32 mu U average L upon rho G D square. Frictional head loss you can write as 128 mu QL upon rho G pi D power 4. And frictional head loss you can write as Darcy's friction factor into L by D into U average square upon 2G, that is in terms of kinetic heads. पहले दोनों लैमिनार के लिए ही स्ट्रिक्टली वैलिड हैं, लेकिन लास्ट वाला लैमिनार हो या टर्बुलेंट हमेशा वैलिड है. ना, आपने जो फॉर्मूला यूज किया है वो लैमिनार का फॉर्मूला है. और इसलिए इससे मिलने वाला हर फाइनल फॉर्मूला सिर्फ लैमिनार के लिए वैलिड होना चाहिए. इससे मिलने वाला I have used Umax is equal to R square by 4 mu delta P star by L, that is valid only for
parabolic velocity profile, that is laminar, 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 and therefore using that you have derived, and therefore that every formula should be valid only for laminar. Very hard to hear this. Every good teacher is living an academy. ऐसा भाई सबका तो मुझे नहीं पता, मेरा अपना कारण है कि मैं अपने बैचेस अपने तरीके से रन करना चाह रहा था, एकदम इस तरह से कि एक बेंचमार्क, एक कारनॉट बैच बने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और लोग मेरे मेथड्स को पहले भी फॉलो करते रहे हैं। मैं चाहता हूं एक ऐसा बेंचमार्क सेट करूं जिसको लोग, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, सारे कोचिंग वाले, सारे इंस्टीट्यूट वाले, सारे ट्रेनिंग सेंटर वाले उसको कॉपी करें। I want to set that kind of benchmark. That's the target I have taken for myself, and I will set it. At an academy also I set that benchmark. फर्स्ट ईयर कोई नहीं लेता था वीकली टेस्ट, सिर्फ मैं लेता था। सेकंड ईयर सबने लेने शुरू किए वीकली टेस्ट। फर्स्ट ईयर कोई नहीं देता था प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह सब जेई और नीट की बातें थी, गेट में कोई नहीं देता था। सेकंड ईयर सबने देने शुरू किए। सो मैंने वहां भी इस तरह का एक बेंचमार्क सेट किया था, यहां भी इस तरह का एक बेंचमार्क सेट करूंगा जो सारी कोचिंग्स के लिए एक बने, मिसाल बने कि अगर पढ़ाना है बच्चों को तो ऐसे पढ़ा के दिखाओ। That will happen. The last one, incidentally, is valid for both. पहले पहले वाले को कहते हैं हेगन पॉइसली लॉ, और येलो से जो हाईलाइटेड है उसे कहते हैं डार्सी-वीसबैक इक्वेशन। डार्सी-वीसबैक इक्वेशन लास्ट वाले को कहते हैं डार्सी-वीसबैक इक्वेशन। और नो मैटर लैमिनार हो, टर्बुलेंट हो, डार्सी-वीसबैक आप बिंदास यूज करो। अब जाके मेरी यूट्यूब के इस चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट देखना जो लेटेस्ट वाला हो। Now you can always go ahead and you can see community posts on my YouTube channel and you will understand. Money Heist में उस इक्वेशन का यूज किया था पलेर्मो ने। मैं और वाइफ दोनों देख रहे थे, एंड द मोमेंट दैट सीन केम, that professor said, what about the loss of head due to friction? Palermo said Darcy-Weisbach equation. We have got down till millimeters of it. I paused it immediately. My wife is like, what happened? I'm like, no, it's only mechanical engineer thing. Computer engineers will not understand. Computer engineers will not understand this. It's only mechanical civil thing. So एनीवेज, ये लास्ट वाला जो है ये डार्सी-वीसबैक कहलाता है, और ये वैलिड है सभी लैमिनार के लिए भी और टर्बुलेंट के लिए भी। प्लीज बेटा, ये कैसे याद रखने वाले हो आप मुझे नहीं पता, याद रखने वाले हो आप मुझे पता है। कैसे याद रखने वाले हो आप मुझे नहीं पता। हाउ यू आर गोइंग टू मग इट अप, आई डोंट नो। यू आर गोइंग टू मग इट अप, आई नो दैट। माय डियर फ्रेंड्स, tau wall is equal to 2 mu u max upon r and 4 mu u average upon r, and hf is equal to 32 mu u average L upon rho g d square, rho g d square, and 128 mu q L upon rho g pi d power 4. These are valid for laminar only, laminar only, laminar only, laminar only. These are valid for laminar only, laminar only, laminar only, laminar only. ये तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अभी तक जब सब कुछ डिराइव ही लैमिनार के लिए किया है तो ये कहना ही अपने आप में वियर्ड है। If we have derived it for laminar, then it is anyway valid for laminar. But
It is a little surprising that R delta P by 2L ये वाला shear का फॉर्मूला और ये वाला हेड लॉस का फॉर्मूला FL by D U एवरेज स्क्वायर अपॉन 2G ये वैलिड है सबके लिए, ये दोनों वैलिड हैं सबके लिए। दे आर वैलिड फॉर बोथ laminar as well as turbulence in pipe flow. They are valid for both. लैमिनार के लिए भी टर्बुलेंट के लिए भी। कैसे? मैं नहीं मानता, मत मानो, मैं डिराइव वराइव करके नहीं दिखाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव देम और समथिंग लाइक दैट। दे कैन बी डिराइव्ड वेरी इजीली by simply considering they can be derived very easily by simply considering the equilibrium of certain pipe length की equilibrium consider करके इनको derive किया जा सकता है। but मैं आपको गुजारिश करता हूं प्लीज याद रखें, और ये जरूर याद रखें कि कब कौन सा वैलिड है। इसको कहते हैं हेगन पॉइसनली लॉ, और नीचे वाले को कहते हैं दिस these ones are known by the name हेगन पॉइसनली लॉ, and this one is known by the name Darcy-Weisbach equation. For the fully developed laminar flow through a pipe, the velocity at any point is given as u is equal to capital U 1 minus r square by r square, where r is equal to d by 2 is the pipe radius and r is the radial location of the pipe point from center of pipe. Head loss in the pipe is given as। बहुत ही आसान, अभी अभी देखा है आपने फॉर्मूला, अभी अभी डिराइव किया है आपने फॉर्मूला। जल्दी से बता दो सभी लोग, जल्दी से बता दो सभी लोग, जल्दी से बता दो सभी लोग। टेल मी क्विकली 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 क्विकली। हेलो फ्रांस। मुझे बता दो, कोई बताए ना। जल्दी बताओ, अभी एक्सटर्नल फ्लो भी कवर करना है लेमिनार। टर्बुलेंट एक बार को नहीं भी होगा चलेगा। एग्जैक्टली 32 म्यू यू एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज बी। Why? Because head loss is equal to 32 mu u average L upon रो जी डी स्क्वायर। आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला गया पूरा वेलोसिटी लिखकर, और उलझाया गया आपको कि जहां आपका ध्यान जाना चाहिए वहां ना जाए। जरा देर में, जरा देर में ये क्या हो गया, नजर फिरते ही कहाँ खो गया। आपसे यू मैक्स के टर्म्स में पूछा है। द क्वेश्चन इज आस्किंग इन टर्म्स ऑफ यू मैक्स। खेला होबे, ऐसे ही खेला होता है। एक और खेला। Frictional head loss in a cylindrical pipe having fully developed laminar flow is given as FL by D U average square upon 2G. For fixed discharge through pipe, frictional head loss varies as। For fixed discharge through pipe, frictional head loss varies as। For fixed discharge, ये जरूर याद रखना, ये तो एक्चुअली टेस्ट में देना चाहिए था। थर्ड वन,
d power 4, d power 5, d power 4, d power 5, d power 4, d power 5, d power 4, d power 5। क्योंकि एक फिक्स डिस्चार्ज की बात हो रही है, बेटर होगा कि आप यू एवरेज को पहले डिस्चार्ज में चेंज करें। चेंज यू एवरेज इनटू डिस्चार्ज, 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 change U average into discharge. So you are going to get 8q square upon 2g pi square d power 4. d power 4 and d मिलके हो जाएंगे d power 5. hf is inversely proportional to d power 5. तिवारी जी कभी फॉर्मूला बता के क्वेश्चन पूछें तो सतर्क हो जाओ। तिवारी जी कभी अगर फॉर्मूला बता के क्वेश्चन पूछें तो सतर्क हो जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है दया। कुछ तो गड़बड़ है, ये फॉर्मूला क्यों बताया जा रहा है मुझे? Why this formula is being revealed? इतने दयावान कब से हो गए? How can someone be so kind that you are going to start revealing that formula? वो फॉर्मूला बताया ही इसलिए गया ताकि 128 म्यू क्यू एल अपॉन पाई रो जी डी पावर 4 पे आपका ध्यान ही ना जाए। नहीं तो लैमिनार गिवन था और आप सीधे अगर 128 म्यू क्यू एल अपॉन रो जी पाई डी पावर 4 देख लेते तो एक फिक्स डिस्चार्ज के लिए आप सीधे सीधे डी पावर 4 आंसर कर देते और थर्ड वन वुड हैव बीन करेक्ट। हाँ, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ी है? ये डी पावर 5 क्यों आ रहा? ये डी पावर 5 इसलिए आ रहा क्योंकि लैमिनार के लिए फ्रिक्शन फैक्टर होता है 64 बाई आर ई एंड देन आप उसको चेंज नहीं कर रहे। प्रॉब्लम इज दैट आर ई में भी तो क्यू इंक्लूडेड है, आर ई में भी क्यू इंक्लूडेड है। 4q स्क्वायर एल अपॉन 2g पाई स्क्वायर डी पावर 5, 2g pi square d power 5 and Re itself is rho into u average into d upon mu। लो d पावर 6 आ गया ना। u एवरेज को रखो q अपॉन पाई d स्क्वायर बाई 4। रिप्लेस u एवरेज एज q अपॉन पाई d स्क्वायर बाई 4। So once you replace u average as q upon pi d square by 4 and here you have 4q square L upon 2g pi square d power 5, then finally you are going to get d power 6 upon d square, d power 4। इसीलिए आपके इजी क्वेश्चन में मुझे ज्यादा टाइम लगता है। Consider fully developed laminar flow of an oil through a cylindrical pipe diameter 2 centimeter as shown in the figure. Discharge through pipe is आसानम भवति। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इवन दो हेगन पोइसोली से आसान भी दिखे तब भी यस्टरडेज टेस्ट 1 मार्क क्वेश्चंस मेक मी क्राई 2 मार्क्स आसानी से बन गया था ऐसा। सो हेगन पोइसोली आसान भी दिखे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बेटर गो विद, ऑलवेज बेटर गो विद Darcy Wiesback, Darcy Wiesback, Darcy Wiesback, Darcy Wiesback. Always go with Darcy Wiesback, Darcy Wiesback, Darcy Wiesback, Darcy Wiesback. जरा देर में Darcy Wiesback लगाएंगे और खुश रहेंगे। That P1 by rho g plus Y1 plus V1 square by 2g is equal to P2 by rho g plus y2 plus v2 square by 2g plus
V2 square by 2G plus frictional head loss fully developed flow की क्या निशानी? सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी. Now P1 by rho g plus y1 minus P2 by rho g plus y1 is h1 star minus h2 star, h1 star minus h2 star, and hf on the other hand can be written as fl by dv u average square by 2g. H1 star minus h2 star can be written as rho m by rho w minus 1 into delta rho m by rho w minus 1 multiplied by delta rho m by rho w minus 1 multiplied by manometric deflection. On the other hand, अभी अभी आपने सीखा है कि जो हेड लॉस होगा, ऐसा नहीं है कि ये काम आपने पिछले चैप्टर में नहीं किया था, बस अंतर इतना है कि पिछले चैप्टर में आपको एचएफ की इंटीरियर डिटेल्स नहीं पता थी. अब आपको एचएफ की इंटीरियर डिटेल्स पता है. दैट एचएफ को मैं लिख सकता हूं 128 म्यू क्यू एल अपॉन पाई रो जी डी पावर 4, pi rho g d power 4. So guys, discharge you can calculate. Every other thing is given. Mu is given, rho is given, dia is given, dia of the pipe is given, and manometric deflection given है. Mercury की density ले लो आप 13,600 और working fluid की density आपको given है 900 किलोग्राम per meter cube. Working fluid density is given 900 किलोग्राम per meter cube. By the way, ये 5 मीटर और 12 मीटर से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक. 5 मीटर and 12 मीटर and all this blah 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 has nothing to do. क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल मैनोमीटर पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस ही बतावे है. तो आप ऐसे मत करने लगना कि रो एम बाई रो डब्ल्यू माइनस 1 इंटू डेल्टा आप P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी के लिए लिखो और फिर y1 इज इक्वल टू 5 मीटर अलग से लिखो और y2 इज इक्वल टू 12 मीटर. हाँ, so you if you are thinking that one answer will match actually, वो 5 मीटर और 12 मीटर दिया ही इसीलिए गया है कि लोग प्रेशर डिफरेंस को रो एम बाई रो डब्ल्यू माइनस 1 इंटू डेल्टा रखें और y1 को 5 मीटर और y2 को 12 मीटर रखें. That 5 meter and 12 meter in the question is given exactly for that reason, so that people are like, oh, 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ. 25 बार बताया गया आपको चीख चीख कर कि डिफरेंशियल मैनोमीटर सिर्फ P1 बाई रो जी और P2 बाई रो जी का डिफरेंस नहीं, बल्कि P1 बाई रो जी प्लस y1 और P2 बाई रो जी प्लस y2 का डिफरेंस मेजर किया करता है. डिफरेंशियल मैनोमीटर डजंट मेजर simply P1 by rho g and P2 by rho g का difference. Differential manometer actually measures. Differential manometer actually measures the difference of total static energy. डिफरेंशियल मैनोमीटर सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस मेजर नहीं किया करता. डिफरेंशियल मैनोमीटर स्टैटिक टोटल स्टैटिक एनर्जी का डिफरेंस मेजर किया करता है. डिफरेंशियल मैनोमीटर मेजर्स द डिफरेंस ऑफ टोटल स्टैटिक एनर्जी. सो एचएफ को आपने रख दिया. भाई साहब कैलकुलेट कर लो फटाफट और बताओ मुझे. रो एम की वैल्यू 13,600, रो डब्ल्यू इज 900, डेल्टा आपको गिवन है 8 centimeter deflection, that will become 0.08 meter, and mu is given again 0.1 kilogram per meter second. L you can calculate 12 minus 5 7 upon sine 30. L you can calculate 7 upon sine 30, and density is given to you 900, G value 9.81 by default, and dia is given as 2 centimeter, that becomes 0.02. यहाँ से discharge मिल जाएगा. From here you are going to get the discharge value. So much of formulas in this chapter it make. Arey, but so systematically I have presented, man. And no,
This P1 by rho g plus Y1 minus P2 by rho g plus Y2 is equal to rho m by rho W minus 1 into delta is not a formula of this chapter. P1 by rho g plus Y1 minus P2 by rho g plus Y2 is equal to rho m by rho W minus 1 into delta is not a formula of this chapter. कौन से चैप्टर का फॉर्मूला है बताओ वो मुझे बताओ 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 कौन से चैप्टर का फॉर्मूला है वो which chapter does it belong fluid statics differential manometer piezometric heads का डिफरेंस मेजर किया करता है इनको तो लिख लिख के याद करना पड़ेगा वंस अगेन उससे अच्छा है कि आप ये सेशन एक बार और देख डालना जिन लोगों ने मुझसे कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा है ना फ्लूइड उनसे पूछो उनको गजब लेवल पर जाकर ये चीजें रटी हुई हैं या एटलीस्ट उनको पता है एक बार वो देख लेंगे एग्जाम में जाते समय तो रिकॉल हो जाएंगी they know that if they will simply see once before going into the paper they will be able to recall the things up so Q यहां से आपको मिल जाएगा Q मिल जाएगा Q मिल जाएगा Q मिल जाएगा acetate oil flows through a vertical pipe as shown in the figure. Density of oil is 870 kilogram per meter cube and that of mercury is 13,600 kilogram per meter cube. Mu oil is this much, 0.15 pascal per second. Which of the following is true? Flow is laminar and downward, flow is laminar and upward, flow is turbulent and upward, flow is upward but can't be decided whether the flow is laminar or turbulent from the given data. एक एक वीन में घुस गया क्या ही तो बात है वेंकट जिन्होंने अभी तक इस 45 डेज प्रोग्राम को एनरोल नहीं किया है एनरोल कर लें हर दिन एक टॉपिक की प्रैक्टिस होती है अगले दिन उसका टेस्ट हर दिन एक टॉपिक की प्रैक्टिस होती है अगले दिन उसका टेस्ट हर दिन एक टॉपिक की प्रैक्टिस होती है अगले दिन उसका टेस्ट और आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस मिलते हैं सो फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स अ वंडरफुल 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 प्रोग्राम जिसमें आपका पूरा मैकेनिकल टेक्निकल पार्ट कवर होना है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा एनरोल करने के लिए इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो यू विल गेट द लिंक टू एनरोल चलो लेट्स डिसाइड दिस वन फ्लो इज लैमिनार एंड डाउनवर्ड फ्लो इज लैमिनार एंड अपवर्ड देखो एक बात तो क्लियर है यार लैमिनार टर्बुलेंट का तो बात छोड़ो आप बता दो मुझे स्टेशन 1 और स्टेशन 2 पे काइनेटिक में कोई डिफरेंस प्रोड्यूस होगा क्या स्टेशन 1 और स्टेशन 2 पे काइनेटिक में कोई डिफरेंस प्रोड्यूस होगा क्या इज देयर एनी डिफरेंस प्रोड्यूसिंग बिटवीन काइनेटिक एट स्टेशन 1 एंड एट स्टेशन 2 is there a difference getting produced between in kinetic at station 1 and at station 2 not really तो टोटल स्टैटिक हेड से गेस करेंगे टोटल स्टैटिक हेड से गेस करेंगे टोटल स्टैटिक हेड नेचुरली यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है तभी तो 1 से 2 की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ है टोटल स्टैटिक हेड is naturally more than total static head is naturally more than total static head at 2 that means flow is happening from 1 to 2 flow is happening from 1 to 2 flow upward है flow कैसा है क्योंकि काइनेटिक हेड इक्वल हो गया इसलिए आप सिर्फ स्टैटिक हेड की बेसिस पर गेस कर सकते हैं बिकॉज काइनेटिक हेड इज इक्वल आई कैन गेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनली स्टैटिक हेड अब मैं लिख देता हूं यहां पर सिंस kinetic head at 1 is equal to kinetic head at 2
since kinetic head at 1 is equal to kinetic head at 2, we judge on the basis of static head. We judge on the basis of static energy. We judge on the basis of static energy. Naturally deflection manometric fluid का 1 से 2 की तरफ हुआ है, तो 1 की टोटल स्टैटिक एनर्जी 2 की टोटल स्टैटिक एनर्जी से ज्यादा है, और इसका मतलब फ्लो अपवर्ड है. This means that the flow is upward. डार्सी-वीसबैक यूज करो और Q फाइंड आउट करो, या U एवरेज फाइंड आउट करो. एक बार U एवरेज फाइंड आउट हो जाए तो फिर रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करो, और रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करने के बाद आप जज कर पाओगे कि फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट है. फ्लो अपवर्ड है, ये तो क्लियर हो चुका है. Flow is upward, that's pretty much clear. That's pretty much clear. But using Darcy-Weisbach, I will be able to decide the velocity. But Darcy-Weisbach क्या, आप assume कर लो laminar. Flow upward है, ये तो आप establish कर चुके हो. This you have established that the flow is upward. Upward, upward, upward. That means या तो B correct है, या C correct है, या D correct है. आप assume कर लो laminar. Let the flow is laminar. Let the flow is laminar. If the flow is laminar, frictional head losses, which is nothing but frictional head losses, which is nothing but 128 mu QL upon rho G pi D power 4, या 32 mu U average L upon rho G D square, क्योंकि U average मिलेगा तभी रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर पाओगे. तो 32 mu rho U average L upon rho G D square. हेगन-पॉइसली लॉ, लैमिनार मान लिया हमने, और लैमिनार मान के कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार. अगर जो यू एवरेज मिला उससे एक्चुअली ओके. अब एच एफ को क्या लिखोगे? एच एफ को लिखोगे P1 बाई रो जी प्लस Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G एंड P2 बाई रो जी प्लस Y2 प्लस Y2 plus V2 square by 2G. But fully developed flow की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी. HF is equal to P1 by rho G plus Y1 minus P2 by rho G plus Y2 and P1 by rho G plus Y1 and P2 by rho G plus Y2 you can write as rho M by rho W minus 1 multiplied by delta. Laminar turbulent flow का कोई भी general problem हो, that's what I'm using now, rho M by rho minus 1 into delta. And HF we can write as 32 mu U average L upon rho G D square. Rho G D square. Assuming laminar, what is U average? Assuming laminar, what is U average? विकेट पे विकेट पे विकेट पे विकेट गिरते चले गए भाई साहब. मैंने पहले ही कहा था ये एक घनघोर तपस्या है, और देखता हूं कितने लोग इस तपस्या को सरवाइव कर पाएंगे. यू एवरेज, यू एवरेज, यू एवरेज. एक बार यू एवरेज मिल जाए तो रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना.
900 मल्टीप्लाइड बाई कितना डेंसिटी गिवन है 870 और 0.15 सर्कल खत्म हो जाएगा एफएम एकदम खत्म करना ही है क्योंकि 5 दिन का ऑलरेडी 6 दिन में कन्वर्ट हो चुका है 870 मल्टीप्लाइड बाई रो यू एवरेज 5.83 Fonda is simple one class miss and game over exactly you miss one class and then you can never come back एक एकदम सही बोला अमन आपने एक क्लास आपने मिस की एक क्लास आपने छोड़ा कि अरे ठीक है यार कल कर लूंगा एंड आप कभी वापसी नहीं कर सकते फिर आप गए काम से 5.83 is correct okay so Rihan thank you 5.83 multiplied by dia is how much dia is 4 centimeter 4 centimeter बोले तो 4 centimeter बोले तो this much upon mu is nothing but 0.15 क्या मिलता है रेनॉल्ड्स नंबर is how much सर नेवियर स्टोक्स को आपने बहुत इजी बना दिया जो परसों मुझे टफ लग रही थी हाँ मैंने तो बोला था आपको नेवियर स्टोक्स इतनी प्यारी चीज है इतनी आसान चीज है 1352.048 और बेटा मैंने तो ये क्रैश कोर्स में बताया है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में तो मैं पूरी इक्वेशन पैदा करके दिखाता हूं और एफएम के कोर्स की शुरुआत में दिखा देता हूं शुरू में नेवियर स्टोक्स से शुरू ही करता हूं मैं बस फ्लूइड प्रॉपर्टीज खत्म करने के बाद पहली चीज नेवियर स्टोक्स फ्लो लैमिनार है हमने लैमिनार माना और रेनॉल्ड्स नंबर ने कंफर्म किया कि एक्चुअली लैमिनार है वी assumed laminar tank with water level maintained at 10 meter discharges water into horizontal pipe connected at the base of tank as shown तो करिए अच्छा ये प्रॉब्लम समझने से पहले आपको एक बात और समझनी होगी अभी तक आपने सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से होने वाले हेड लॉसेस देखे हैं सो फार यू हैव सीन द हेड लॉसेस हैपनिंग ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन only due to friction only due to friction only due to friction कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का बैच का इंतजार है बस आने ही वाला है एकदम जनवरी फर्स्ट वीक से हम धमाल मचाने वाले हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी तो फ्रिक्शन की वजह से होने वाले हेड लॉसेस तो आपने देखे हैं फ्रिक्शन की वजह से होने वाले हेड लॉसेस आपने देखे हैं बट एक और वजह है हेड लॉसेस की बाय द वे F64/RE होगा या नहीं ये डिपेंड करेगा लैमिनार पर बट ये फॉर्मूला लैमिनार और टर्बुलेंट दोनों के लिए वैलिड है इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो सर जी सो जाओ गुड नाइट यथारूप इंसान क्योंकि प्रकृति ने मुझे बनाया ही इसलिए है मेरे जीवन का अस्तित्व सिर्फ एक बात में है और वो ये कि ये जो 47 लोग आपको दिख रहे हैं 40 42 47 70 100 110 120 150 लोग इनकी सफलता इनके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन No, I did not got confused. I sometimes take pause. So फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस होंगे कुछ लॉसेस कभी कभी एनलार्जमेंट की वजह से होंगे समटाइम्स लॉसेस विल हैपन बिकॉज ऑफ एनलार्जमेंट में जो लॉसेस होंगे ड्यू टू एनलार्जमेंट मोमेंटम इक्वेशन से प्रूव किया जा सकता है एम आई गोइंग टू प्रूव देम नो एम आई गोइंग टू प्रूव देम नो 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 1 minus a1 by a2 whole square and v square upon 2g v square upon 2g this is enlargement enlargement का एक
एक्सट्रीम केस होगा एग्जिट। एनलार्जमेंट का एक एक्सट्रीम केस होगा एग्जिट। एग्जिट के केस में ए टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ए टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा और पूरा का पूरा पाइप फ्लो में जो काइनेटिक एनर्जी होगा सब लॉस में चला जाएगा। एंड एक केस होगा कॉन्ट्रैक्शन का। देन देयर विल बी वन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यू आर गोइंग टू हैव द लॉसेस गिवन लाइक दिस। The loss is given like this: 1 upon cc minus 1 whole square and v square by 2g in case of contraction। and ये सब बहुत अच्छे से derive करवाया है मैंने comprehensive courses में। all this I have derived। और मजे की बात तो ये है कि जब आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जो कॉन्ट्रैक्शन वाला लॉस है वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन वाला लॉस नहीं है, वो भी एनलार्जमेंट वाला लॉस ही है। कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस आर नॉट रियली कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस इज एक्चुअली एनलार्जमेंट लॉसेस। ऑफलाइन का प्राइसिंग वगैरह कब तक पता चलेगा? पहले तो अभी 2 दिन बाद मैथ्स का क्रैश कोर्स अनाउंस होगा, उसके 1 वीक के बाद पूरा पूरा अनाउंस होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन सब कुछ, एवरीथिंग विल बी अनाउंस्ड। सो एनलार्जमेंट लॉसेस विल बी 1 माइनस a1 अपॉन a2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर बाई 2g। सर ये v स्क्वायर बाई 2g, v स्क्वायर बाई 2g, v स्क्वायर बाई 2g, v स्क्वायर बाई 2g क्या है? फ्रिक्शन की वजह से जब हेड लॉसेस हो रहे थे तो एक ही v था, अब तो v यहां भी होगा और यहां भी होगा, तो कौन सा v? अब तो v यहां भी होगा और v कॉन्ट्रैक्शन के बाद कुछ और होगा। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन v will be something else and here v will be something else, so which v? always of the minimum diazide, always of the minimum diazide। इंटरव्यूज के लिए याद रखना कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस भी एक तरह के एनलार्जमेंट लॉसेस हैं। इंटरव्यूज के लिए याद रखना कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस भी एक तरह के एनलार्जमेंट लॉसेस हैं। एग्जैक्टली वेना कॉन्ट्रैक्टा से लोअर डायामीटर तक होने वाला, वेना कॉन्ट्रैक्टा से लोअर डायामीटर तक होने वाला ये बाद में जो एक्सपेंशन होता है ये एनलार्जमेंट खा जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लो एरिया बढ़ता है, फ्लो एरिया बढ़ता है तो वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी कम होती है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो एक पार्टिकल को डाउन स्ट्रीम से ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, और जब वो डाउन स्ट्रीम से ज़्यादा प्रेशर झेलता है तो वो बैक मार देता है। इस तरह के एडी फ्लो या बैक फ्लो की वजह से होने वाले लॉसेस को कहते हैं एनलार्जमेंट लॉसेस। एज द एरिया as the area increases, velocity decreases. As the velocity decreases, pressure increases. Elements face an backward pressure force। यहाँ से प्रेशर कम, यहाँ से प्रेशर ज़्यादा, यहाँ से प्रेशर ज़्यादा तो एक बैकवर्ड प्रेशर फोर्स फील करते हैं। बाउंड्री के आसपास के पार्टिकल जो ऑलरेडी रिटार्डेड होते हैं वो बैक मार देते हैं, वो बैक गियर लगाते हैं और पीछे की तरफ चल निकलते हैं। दे अप्लाई बैक गियर एंड दे से गए काम से। v हर बार मिनिमम डायमीटर की तरफ का वेलोसिटी है। v is always the velocity of minimum diameter side, minimum diameter side, minimum diameter side, minimum diameter side। ओके इसी तरह से देखो आप v स्क्वायर बाई 2g, v स्क्वायर बाई 2g, v स्क्वायर बाई 2g, v स्क्वायर बाई 2g। इसी कॉन्ट्रैक्शन का एक एक्सट्रीम केस होता है जिसे हम कहते हैं एग्जिट लॉसेस, सॉरी एंट्री लॉसेस। One extreme case of contraction is entry losses. So entry losses, it can be proved, are equal to 0.5 square, 0.5 into v square by 2g।
मैकेनिक्स से लेके वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस से लेके थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से लेके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स से लेके फ्लूइड मैकेनिक्स तक, क्या ही तो यात्रा रही है दोस्तों ये। 25 दिनों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इतने बड़े भूभाग पर आधिपत्य जमाना, 25 दिनों में, 20 दिनों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इतने बड़े भूभाग पर को जीत लेना अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। A2 की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा और पूरा का पूरा v²/2g मिल जाएगा। ऐसे ही बेंड वगैरह के लिए अगर आपको समथिंग गिवन हो तो v²/2g। big subjects are over, tome is the only big subject, yes, tome and production, tome और production दो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं अभी। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किंग ने आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस और रिवाइज करवाया ही है, हालांकि यहां पर आपके टेस्ट होने वाले हैं प्रोडक्शन के और इवन प्रैक्टिस का भी कुछ बंदोबस्त किया जाएगा। टैंक विद वाटर लेवल मेंटेन्ड एट 10 मीटर, टैंक विद वाटर लेवल मेंटेन्ड एट 10 मीटर। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, फ्रिक्शनल लॉसेस, फ्रिक्शनल हेड लॉसेस को आप हमेशा ही FL/D U एवरेज स्क्वायर अपॉन 2G लिख सकते हो। F को 64/RE तभी लिख पाओगे जब लैमिनार होगा। एंड देन एनलार्जमेंट लॉसेस आर देयर, एनलार्जमेंट लॉसेस को आप लिख सकते हो 1 माइनस A1 अपॉन 1 माइनस A1 अपॉन A2 स्क्वायर एंड V एवरेज स्क्वायर अपॉन 2G। एनलार्जमेंट लॉसेस का एक एक्सट्रीम केस होगा and that extreme case will be exit। अच्छा, एग्जिट एंट्री और एंट्री एग्जिट की तरह दिखेगा, ये भी ध्यान रखना। एनलार्जमेंट लॉसेस का एक एक्सट्रीम केस होगा एग्जिट, और एग्जिट जो है वो आपको एक्चुअली लगेगा कि ये तो एंट्री है, लेकिन एग्जिट जब हम कहते हैं तो एक्चुअली हम पाइप के रिस्पेक्ट में बोल रहे होते हैं। ये ध्यान रखना, सब कुछ पाइप के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा। जब एग्जिट बोलें या एंट्री बोलें तो हम पाइप के रिस्पेक्ट में बोल रहे होंगे। When we are saying entry and we are saying exit, we will be saying in terms of pipe. Similarly, it can be established that for contraction, it's actually going to be the case of enlargement. Contraction जो है वो सिर्फ enlargement का केस है। वेना कॉन्ट्रैक्टा से लेकर, वेना कॉन्ट्रैक्टा से लेकर जहां पर मिनिमम एरिया बनेगा वहां से लेकर डायमीटर तक, फ्रॉम द वेना कॉन्ट्रैक्टा टू लो स्मॉलर डायमीटर। It is the case of enlargement, 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 enlargement. So इसी फॉर्मूला में चेंजेस करके ऐसा लाया जा सकता है 1/cc माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई U एवरेज स्क्वायर अपॉन 2G। And entry losses are 0.5 V स्क्वायर बाई 2G। एंट्री लॉसेस एग्जिट की तरह दिखेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हमेशा याद रखना है एंट्री और एग्जिट टैंक की बात नहीं हो रही है, एंट्री और एग्जिट पाइप की बात हो रही है। सो जब हम एंट्री लॉसेस की बात करेंगे तो एक्चुअली पाइप में एंट्री की बात हो रही होगी। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एंट्री इनटू द पाइप। सिमिलरली किसी और के लिए हेड लॉस कोएफिशिएंट गिवन हो, आप सॉल्व कर लोगे। बेसिकली मेन थिंग इज काइनेटिक हेड के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाएंगे सारे हेड लॉसेस। ऑल द हेड लॉसेस विल बी एक्सप्रेस्ड in terms of kinetic head of minimum diaside, kinetic head of minimum diaside, kinetic head of minimum diaside, kinetic head of minimum diaside। इन जनरल बेंड वगैरह के लिए आपको हेड लॉस कोएफिशिएंट गिवन रहेगा। In general for bend etc, head loss coefficient will be
provided to you. अच्छा जी, फाइनली क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Finally, let's come to the question. Head loss coefficient at the bend is 0.2. टैंक में 10 मीटर मेंटेन्ड है. और ये है 1 मीटर. डिस्चार्ज कितना होगा? वो बताना है आपको. Of course, friction factor must be given, no? Either friction factor must be given or hydrodynamically smooth something must be given. Pipe dia और वो सब तो दे दूंगा मैं, that's not a problem. Length also is given. This length is 10 meter. But friction factor must be provided, otherwise it can't be done. क्योंकि water है, turbulent होगा. So friction factor is given to you 0.09. चलेगा, ठीक है. Now you can solve. अब ये काफी आसान है. Now it is rather easy. Okay. Let's solve this. This is 10 meter and this is 1 meter. And this is again 10 meter. Pipe ka dia. Let me give pipe ka dia. Pipe ka dia is 3 centimeter. P naught by rho g plus 10 meter plus no kinetic is equal to P naught by rho g plus 1 meter plus kinetic is present at the exit plus total head loss plus total head loss. Water का mu is given 10 power minus 3 Pascal second and density is given 10 power 3 kilogram per meter cube. A पर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक है और B पर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक है. A पर पोटेंशियल है 10, B पर पोटेंशियल है 1. So 10 in the left hand side and 1 in the right hand side. And V average is square upon 2G plus total head losses I'm going to divide into 3. 1 entry into the pipe, second continuously happening friction, continuously happening friction, continuously happening friction, continuously happening friction.
Total head losses I'm going to divide into three parts: entry and continuously happening frictional losses, plus finally one bend loss. Finally, one bend loss. 1 plus V average square upon 2G plus entry loss को हम लिख पाते हैं 0.5 मिनिमम डाया के साइड वही वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी, सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 से भी आप ये बात इंटरप्रेट कर सकते हो। You can also interpret it using A1 V1 is equal to A2 V2. So entry loss I have written, and now frictional head loss will become equal to FL by D U average square upon 2G. U average square upon 2G. Bend losses will become equal to KL and U average square upon 2G. Guys, you know most of these things. Length of the pipe total is 11 meter and dia of the pipe is 3 centimeter, that is 0.03. Head loss coefficient at bend is given as 0.2 and friction factor पिछले पेज पे मैंने दे दिया था 0 point something. Friction factor I have given on the previous page 0.09, which is actually a huge friction factor, but it's okay. नहीं गिवन होगा तो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक क्लास की बात हो तो मूडीज चार्ट देख के आप फ्रिक्शन फैक्टर जज कर सकोगे, बट पेपर में आपको फ्रिक्शन फैक्टर गिवन होना चाहिए, खासकर तब जब फ्लो टर्बुलेंट हो जाए। यू एवरेज यू कैन कैलकुलेट यू एवरेज। आपने नोटिस किया पिछले 3 प्रॉब्लम्स बैक टू बैक हमने हमेशा कैसे भी करके एनर्जी इक्वेशन लिखा और एनर्जी इक्वेशन लिखने के बाद टोटल हेड लॉस को या तो फ्रिक्शन में या फ्रिक्शन प्लस एंट्री प्लस बेंड जितने भी लॉसेस थे उनमें ब्रेक करना शुरू किया। एग्जिट पे भी तो लॉस होगा, हम कहे एग्जिट के बाद लॉस कहाँ हो रहा है, एग्जिट में एग्जिट कहाँ हो रहा है, कौन सा एग्जिट? हम तो एग्जिट के जस्ट पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले रहे। किसी रिजर्वायर में जाकर अगर उसे मर जाना है मर जाए, इसके बाद वो वाटर की काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से ब्लैक होल में समा जाए, हमें क्या मतलब? एग्जिट हुआ कहां पाइप से? वेयर इज द एग्जिट हैपनिंग फ्रॉम पाइप? देयर इज नो एग्जिट हैपनिंग फ्रॉम द पाइप। So you average you can calculate then Q you can calculate। बहुत ही आसान है। All this is super easy। 7:30 से 12:30 5 घंटा हो गया, बताओ, और खत्म होने को ना आया विस्कस। थका भी नहीं मैं, इंटरनल खत्म हो गया। निराशा आ गई थोड़ी सी। क्या करें, स्किप करें अच्छा नहीं लगता, एक एक चीज बतानी पड़ती है, एक एक चीज डिस्क्राइब करनी पड़ती है।
बट भाई साहब क्या तो जर्नी रही है आज। सर इतना ही टेस्ट में दीजिएगा, मैं ज्यादा से ज्यादा टर्बुलेंट नहीं दूंगा, एक्सटर्नल लैमिनार फ्लो जरूर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं इतना कर सकता हूं कि मैं टर्बुलेंट ना दूं। मैं आपका फ्लूइड मैकेनिक्स किया हुआ उस वक्त आपका डेडिकेशन मुझे समझ में आया था, कोविड सिचुएशन में। चलने देते हैं जब तक खत्म नहीं होता। नहीं, एक लिमिट तो होनी चाहिए ना हर चीज की। डेरिवेशन टाइम खा लेता है। Covering this part, can I watch this lecture again or wait for running comprehensive course of FM? Actually, if you have not covered once in comprehensive, you will naturally find difficulty covering. You see, in comprehensive, all this is covered in, this whole viscous thing is covered in 35 hours, 30 to 35 hours. And here we are trying to shrink it in some maximum 6 7 hours. It's natural that कॉम्प्रिहेंसिव जब भी हो आप कॉम्प्रिहेंसिव करें। जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है इस प्रोग्राम में, एनरोल कर लें। 45 प्रैक्टिस सेशंस, 45 टॉपिक वाइज टेस्ट्स, 12 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट्स, 7 फुल लेंथ टेस्ट्स, 2,500 से 3,000 बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन इनफाइनाइट डिटर्मिनेशन के साथ पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले हो आप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज की शुरुआत की थी हमने फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स के साथ। फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स में एक पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लिख सकेंगे -b² /μ 2μ dp/dx, पूरा डिराइव करके। मुझे, हाँ सही कह रहे हो आप, डेरिवेशन टाइम खा जाता है, डेरिवेशन टाइम खा जाता है। डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज मैं जरूर रेकमेंड करूंगा आपको, ये टॉपिक स्ट्रांग तभी होगा जब आप, ये टॉपिक स्ट्रांग तभी होगा जब आप इवॉल्व कर करके देखोगे। ये टॉपिक, और कोई तरीका ही नहीं है स्ट्रांग करने का। There is absolutely no other way to make this topic strong. Look, I started with Navier-Stokes. And then I said, same kahani, same kahani. Steady, same kahani, no vertical component. Whole right hand side becomes 0. I get a differential equation of second order. I integrate this, and finally I get parabolic velocity profile. Once I get parabolic velocity profile, then naturally at y is equal to 0, I have u max. u max मिल गया। इसको रिप्लेस कर दें तो वेलोसिटी प्रोफाइल थोड़ी और अच्छी दिखने लगती है। u max 1 - y² / b²। इंटीग्रेट किया, एवरेज वेलोसिटी मिली, u max / 1.5। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज किया। यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, I get tau value as a linear function of y, and then as a linear function of y means y को b रखेंगे, maximum value मिलेगी। Once I get the maximum value, I also get in terms of delta p. This last one is valid for laminar, valid for turbulent. आखिरी वाला लैमिनार के लिए भी वैलिड है, टर्बुलेंट के लिए भी। वेलोसिटी प्रोफाइल, मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, linear general equation of shear, maximum shear equation, and finally drag upon dynamic pressure into area becomes coefficient of friction, which again we established as 12 upon Re. Darcy's बन गया 4 times coefficient of friction. Same thing we repeated,
Same thing we repeated for cow T. Same thing we repeated for cow T, cow T, cow T, cow T, cow T. Once again, प्रेशर है नहीं काउ टी में, एक्स में चेंज हो नहीं सकता, सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी. सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u became 0. Second derivative of u became 0. Integrating it twice, I got the velocity profile. Velocity profile, maximum plate, average plate by 2. Newton's law of viscosity, I got the tau value. 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 Linear velocity profile, maximum plate, average by 2, constant tau value, constant तो wall पे भी वही रहेगा. Drag force calculate किया, shear stress multiplied by area, after shear stress multiplied by area, force, friction force upon dynamic pressure into area, friction force upon normal force became coefficient of friction 4 upon Reynolds number. Darcy's friction factor became 4 times that. Darcy's friction factor became 4 times that. प्रॉब्लम सॉल्व की, पाइप पर आ गए, पाइप पर आ गए. वंस अगेन नेवियर स्टोक्स को राइट हैंड साइड 0, 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 राइट हैंड साइड 0. प्रेशर एंड ग्रेविटी मिलाकर पी स्टार बन गया, प्रेशर एंड ग्रेविटी मिलाकर पी स्टार बन गया. बाकी पूरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना. In that differential equation, I found product rule. After finding product rule, finally I integrated that differential equation and velocity profile obtained. Velocity profile obtained. This is maximum velocity. This is maximum velocity. Average velocity calculated on the basis of paraboloidal volume also, calculated on the basis of integration also. Calculated on the basis of integration also. Newton's second law applied. Newton's second law applied. I got 2 mu u max r upon r square and 4 mu u average r upon capital R square. वॉल पे r is equal to capital R रखेंगे, 2 mu u max upon capital R, 4 mu u average upon capital R. लेकिन जो प्रेशर वाला फॉर्मूला है वो लैमिनार टर्बुलेंट दोनों के लिए वैलिड. प्रेशर वाला फॉर्मूला वंस अगेन, isn't it lovely, all alone, heart made of glass, my mind of stone. Isn't it lovely. कल दिन में भी एक सेशन रख लो. That's a nice suggestion. Okay. इतने छोटे से सेशन में तीनों लैमिनार फ्लो की डीप एनालिसिस और उसके बाद फ्रिक्शनल हेड लॉसेस, 32 mu u average L upon rho g d square, 128 mu q L upon rho g pi d power 4 and FL by d u average square upon 2g. FL by d u average square upon 2g. ब्लू हाईलाइटेड जो है वो सिर्फ लैमिनार, येलो हाईलाइटेड जो है वो लैमिनार प्लस टर्बुलेंट दोनों के लिए. हेगन पॉइसोली साहब सिर्फ लैमिनार, डार्सी वीसबैक लैमिनार टर्बुलेंट दोनों के लिए. कभी कभी पूरे सर्किट में फ्रिक्शनल लॉसेस के साथ साथ कुछ माइनर लॉसेस होंगे. एनलार्जमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, एग्जिट, एंट्री, बेंड. एनलार्जमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, एग्जिट, एंट्री, बेंड. Enlargement, contraction, exit, entry, bend. इन माइनर लॉसेस को भी आपको काउंट करना पड़ेगा अगर सर्किट वैसा है और आपको मेंशन नहीं किया गया है. अच्छी बात यह है, ये जितने प्रॉब्लम्स होंगे इनमें आपको बस 2 फंडे याद रखने हैं. पहला, बर्नौली लगाओ HF इंक्लूड करके, लॉस इंक्लूड करके. दूसरा, पहला बर्नौली लगाते रहो, लॉस इंक्लूड करके. देख लो, आप देख लो, प्लीज देख लो. ये तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम थे.
This was theoretical problem. 32 mu average L upon rho g d square. This was a theoretical problem. This was again a theoretical problem. This was again a theoretical problem. D power 5, D power 4, theoretical problem. But numerical problems may you have one strategy. That is बर्नौली लगाओ HF इंक्लूड करते हुए फिर P1 बाई रो जी प्लस Y1 और P2 बाई रो जी प्लस Y2 की इंफॉर्मेशन या तो आपको गिवन हो या मैनोमीटर वगैरह कनेक्ट करके दे दिया जाए. Either pressure at 1 and pressure at 2 and Y at 1 at Y and Y at 2 is given, or they connect a manometer. Or they connect a manometer. Here again, same thing. Kinetic head at 1 and kinetic head at 2 are equal. Once again, we applied the same thing. P1 by rho g plus Y1 plus V1 square by 2g, P2 by rho g plus Y2 plus V2 square by 2g plus HF. Now HF becomes P1 by rho g plus Y1 minus P2 by rho g plus Y2. That again differential manometer. Here again same thing. P1 by rho g plus Y1 plus V1 square by 2g, P2 by rho g plus Y2 plus V2 square by 2g plus head loss. Head loss को मैंने ब्रेक किया 3 पार्ट्स में. Entry, friction, bend. Entry, friction, bend. Entry loss होगा 0.5 V average square by 2g. Friction होगा FL by D V square by 2g और bend होगा head loss coefficient into U average square by 2g. Great, 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 great. अब laminar external flow. Discussion number 5. नेवियर स्टोक्स साहेब की जय हो. एट लार्ज यू का अच्छा स्टेडी मान रहे इसलिए ये सबसे पहले 0 करो. एट द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दैट 0. ऐसा प्रूव किया जा सकता है कि del p बाई del x की इंफॉर्मेशन बाउंड्री लेयर के अंदर और del p बाई del x की इंफॉर्मेशन बाउंड्री लेयर के बाहर सेम होगी. It can be proved that del p by del x under boundary layer and del p by del x beyond boundary layer will be same. ऐसा कहाँ से प्रूव किया जाएगा? None of your business. Again comprehensive classes में जाना होगा if you are willing to understand this. आता नेवियर स्टोक्स से ही है ये इंफॉर्मेशन. बट प्रेशर x के साथ
कैसे चेंज हो रहा, 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 वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मतलब del p बाई del x बाउंड्री लेयर के बाहर आप कैलकुलेट करें तो वो बाउंड्री लेयर के अंदर भी वो सेम वैल्यू एप्लीकेबल होगी। बाउंड्री लेयर के बाहर बर्नौली एप्लीकेबल है क्योंकि बाउंड्री लेयर के बाहर वेलोसिटी डिफरेंसेस नहीं है। बाउंड्री लेयर के बाहर बर्नौली एप्लीकेबल होने के कारण आई कैन ऑलवेज राइट p बाई रो प्लस v स्क्वायर बाई 2। I can always write p by rho plus v square by 2 is equal to constant. I can always write p by rho plus v square by 2 is equal to constant. I can differentiate this and then I'm going to get dp by rho is equal to c का derivative 0 and बाहर velocity को हम u infinity लिखते हैं. So 2u infinity and du infinity you are going to get upon 2. So 2 and 2 they will get cancelled. अगर मैं x से डिवाइड कर दूं dx से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा dp by dx is equal to माइनस रो u infinity du infinity by dx. सर आपने बर्नौली अप्लाई कर दी सीरियसली? हाँ, क्यों? क्योंकि बाउंड्री लेयर के बाहर अभी भी बाउंड्री लेयर के बाहर अभी भी बाउंड्री लेयर के बाहर अभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहा करेगी। तो बाउंड्री लेयर के बाहर हमें बर्नौली या आयलर एप्लीकेबल मिलेंगे, बट बाउंड्री लेयर के बाहर से कैलकुलेट की गई इंफॉर्मेशन को, लकीली प्रेशर की इंफॉर्मेशन को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, वो डिराइव नहीं किया जाएगा इस प्रैक्टिस सेशन में। That won't be derived in this practice session. Now I'm going to update my dp by dx formula. dp by dx formula will become rho u infinity du infinity upon dx, rho u infinity du infinity upon dx, and u में y में होने वाले चेंजेस, u में y में होने वाले चेंजेस के कंपैरिजन में x में होने वाले चेंजेस काफी कम होंगे। So I'm going to get mu only y में होने वाले changes, and this side I have rho u del u by del x plus v del u by del y। ये ध्यान रखना v भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा? मैं ऑलरेडी आपको एक प्रॉब्लम के थ्रू सिखा चुका हूं दैट BC सरफेस से मास फ्लो रेट एग्जिस्ट करता है। So flow is not really one dimensional. Rho cancel हो जाएंगे and I'm going to get u del u by del x plus v del u by del y is equal to v del u by del y is equal to u infinity du infinity upon dx plus 1 upon rho and d by dy of mu du by dy. Mu du by dy can be replaced as tau. I get finally u del u by del x plus u v del u by del y is equal to u infinity du infinity by dx plus mu du by dy can be written as tau. न्यूटन साहब कहीं बैठे मुस्कुरा रहे हैं। क्या दिया आपने दुनिया को, खेलते रहे सब 300 सालों तक। आयलर से लेके बर्नौली से लेके नेवियर से लेके स्टोक्स से लेके वर्क एनर्जी से लेके इंपल्स मोमेंटम से लेके डीएलम्बर्ट से लेके प्रेंटल तक न्यूटन्स सेकंड लॉ से पैदा हुआ। नेवियर स्टोक्स सबसे ऊपर जो लिखा है
और नेवियर स्टोक्स से पैदा हुआ प्रेंटल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन। बाउंड्री लेयर की थ्योरी में सबसे जनरल इक्वेशन आपके सामने है, नीचे लास्ट लाइन में लिखी हुई, जिसे कहते हैं प्रेंटल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन। और शायद इस सदी की, शायद इस शताब्दी की, 20वीं शताब्दी की वर्ल्ड चेंजिंग इक्वेशंस में से एक। प्रेंटल के सबसे पहले शिष्यों में से एक ब्लासियस ने इस इक्वेशन को एक फ्लैट प्लेट के लिए सॉल्व किया, एक फ्लैट प्लेट के लिए सॉल्व किया। और बाउंड्री लेयर की थिकनेस उन्हें इस तरह से बढ़ती हुई दिखी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमने डिफाइन किया था, टाउ अपॉन हाफ रो यू इंफिनिटी स्क्वायर, या फ्रिक्शन फोर्स अपॉन हाफ रो यू स्क्वायर इनटू ए, वो ऐसा दिखा। मोर टुमारो। ये सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ रिवाइज कर लेना पार्ट, क्योंकि मैं टेस्ट में पूछने वाला हूं यहां से। I'm anyway going to ask this part in test. प्रेंटल 1905 के आसपास। थैंक यू सो वेरी मच पीपल। मैं फिर से बता दूं, ये पार्ट एक्सटर्नल लैमिन, सिर्फ टर्बुलेंट अवॉइड करूंगा, बाकी कल के टेस्ट में लैमिनार पूरा आएगा, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। होल लैमिनार विल बी देयर, ओके, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर। ड्रैग लिफ्ट भी आएगा, only that, you know, kappa and Prandtl's velocity defect law and 1/7 power law model for velocity, only that core typical turbulent part will not be there, only that typical turbulent part will not be there, otherwise everything will be there. मैं एक काम करूंगा, अभी मैं पीडीएफ का वो पार्ट, कंबाइंड पीडीएफ का वो पार्ट अलग से भेज दूंगा जो कल पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? ओके, थैंक यू सो वेरी मच पीपल, बाय।